ओके। सो कल हमने हमारे टोटल आई गेस 7 to 8 पेजेस हमने इस पीडीएफ के कंप्लीट कर लिए हैं, और आज जो हम शुरू करेंगे वो लाइक कल जहाँ पे स्टार्ट किया था उसके जस्ट बाद वाला पेज से शुरू करेंगे और आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे। कल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे टाइम एंड वर्क के ऊपर, कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, प्रॉफिट लॉस के ऊपर भी क्वेश्चंस हमने देखे थे। आज भी आगे देखते हैं। तो तुमने ट्राई किए क्या, क्वेश्चंस वगैरह ट्राई किए करने का? हाँ किया था। अच्छा, तो क्वेश्चंस बने थे क्या? हाँ कुछ बने और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, तो जो जो डाउट्स हैं वो सारी आज यहीं पे क्लियर कर लेंगे। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन है, हम शायद ये हमको यहीं से स्टार्ट करना है ना, ये कुछ मंकी वाला क्वेश्चन था ना? मंकी वाला, हाँ। ओके, ये मंकी वाला बना था क्या? मंकी क्वेश्चन, मंकी प्रॉब्लम इसको कह लो, ये बना था क्या तुमसे? हाँ बने हैं पर डाउट है। डाउट है, कोई बात नहीं। आंसर नहीं लगता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारा आंसर क्या है वो बता पाओगे? 43 मिनट। अच्छा, 43 मिनट्स। हाँ। चलो देखेंगे, इसको करेंगे तब पता चलेगा एग्जैक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक मंकी है जो क्या कर रहा है कि एक 21 मीटर लेंथ का पोल है, ठीक है, उसको चढ़ने की कोशिश करता है। तो लेंथ 21 मीटर का एक पोल है, उसको चढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ही असेंड्स 3 मीटर इन फर्स्ट मिनट एंड स्लिप्स डाउन 2 मीटर। तो वो क्या करता है, मतलब पहली में एक मतलब टोटल ऐसा समझो 3 मिनट का है, ठीक है। 3 मिनट का ड्यूरेशन है, 3 मिनट नहीं सॉरी 1 मिनट, हाँ। पहली मिनट में वो क्या करता है, ऊपर चढ़ता है, ठीक है। कितना ऊपर चढ़ता है? 3 मीटर। और उसके जस्ट जो अगली मिनट होती है उसमें वो फिर नीचे भी आ जाता है, मतलब 2 मीटर नीचे भी आ जाता है। तो टोटल मिनट कितनी हो गई? टोटल 2 मिनट हो गई। 1 मिनट में ऊपर जाता है, फिर अगली वाली मिनट में नीचे भी आ जाता है, उसके जस्ट ऑपोजिट वाली ऑल्टरनेटिव मिनट में। तो 2 मिनट के समय में वो चढ़ कितना पा रहा है? वो 1 ही मीटर चढ़ पा रहा है ना, क्योंकि 3 मीटर ऊपर 2 मीटर फिसल जाता है। तो 2 मिनट में वो सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर चढ़ पाता है, ठीक है। हाँ। तो हमसे पूछा है, इफ ही कंटिन्यू टू असेंड इन दिस फैशन, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू रीच द टॉप? उसे टॉप तक पहुंचना है। टोटल लेंथ कितनी है उसकी पोल की? 21 मीटर है। 21 मीटर। 21 मीटर है, ठीक है। 2 मिनट में अगर 1 मीटर पहुंचता है तो इसका मतलब अगर मैं 18 मिनट ले लूं तो 18 मिनट में ये कितना पहुंचेगा वो बताओ मुझको। देखो, अगर 2 मिनट में 1 मीटर पहुंचता है तो 18 मिनट में ये 9 मीटर पहुंचेगा ना, नॉन। हाँ। ठीक है। ऐसे ही 36 मिनट में, थोड़ा सा मैं इसको ऊंचा ले लेता हूँ, 36 मिनट में अगर 36 मिनट हो गई तो ये कितना मीटर पहुंच जाएगा? 16 मीटर पहुंच जाएगा, 16। ठीक है। हाँ। तो 36 मिनट तो उसको लगनी ही लगनी है। 36 मिनट तो फिक्स हो गया भाई कि इसने 16 मीटर कवर कर लिया। अब बाकी के 5 मीटर रह गए। तो अब ये 5 मीटर जो है, अब इसका क्या होगा? अब जब वो 37 मिनट की बात करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मतलब ऐसे समझो कि अब हम लोग 36 मिनट तक की बात कर चुके हैं, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 37 पे। तो 37 पे क्या हो रहा होगा? 37 जब 37 वाली मिनट आएगी, 37 वाली मिनट आएगी, तब उसमें वो क्या कर रहा होगा? 16 मीटर तो वो चढ़ ही चुका है। 16 नहीं सॉरी 18 मीटर चढ़ चुका है ना। 18। 18 हाँ। चढ़ चुका है, इसको थोड़ा मिटाओ, मिस्टेक हो गया, 18 मीटर चढ़ चुका है। तो 18 मीटर तो वो चढ़ चुका है। अब जब 36 मिनट में 18 मीटर चढ़ चुका है, प्लस ये जो 37 वाला मतलब 36 के बाद 1 मिनट और जोड़ दो, तो 1 मिनट पहली वाली जो मिनट है उसमें वो 3 मीटर ऊपर चढ़ता है। 18 चढ़ चुका है, पहली मिनट पे वो 3 और मीटर ऊपर चढ़ जाएगा। तो 19 20 21, तो 21 तो हो गया ना। हम्म। अरे समझे कि नहीं? तो टोटल टाइम कितना लगा उसको? 20। 37 37 मिनट। मिनट्स देखो देखो देखो, कंफ्यूज हो गए आई गेस। ये देखो, हुआ क्या था कि ये पोल है, ठीक है, ये पोल है। जो सबसे पहली मिनट है ना, पहली मिनट, 1 मिनट में वो क्या करता है? 1 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ता है। पहली 1 मिनट, जो टाइम शुरू का मिनट है उसमें वो 3 मीटर ऊपर चढ़ता है। जो सेकंड मिनट है ना, जब 2 मिनट हो जाएगी मतलब इसके बाद वाली मिनट, उसमें वो क्या करेगा? 2 मीटर फिर नीचे आ जाएगा। तो टोटल ये मतलब यहां से लेके यहां तक 2 मिनट है। इस 2 मिनट के अंदर वो क्या करता है? सिर्फ 1 मीटर चढ़ता है। तो जब हमने देखा कि 36 मतलब 36 मिनट हो गई तो वो 18 मीटर चढ़ चुका है। अब उसको क्या करना है? अब 36 के बाद वाला जो मिनट होगा, मतलब 1 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ेगा, तो 18 से 3 मीटर चढ़ जाएगा। तो 21 मीटर तो हो गया, तो पोल तो पहुंच गया। अगर इसके बाद वाला हम काउंट करते तो फिर वो नीचे आ जाता, लेकिन हमको नीचे क्यों लाना उसको? तो हमको सिर्फ पोल के ऊपर ही पहुंचाना था ना। हाँ। समझ गए? हम्म। अच्छा क्वेश्चन था। अ thief is spotted by a policeman from a distance of 65 मीटर, ठीक है। मतलब एक चोर है और पुलिसमैन ने उसको क्या कर लिया? देख लिया है कि ये समझो ऐसा कुछ सिचुएशन है, ये मैं ये रहा। तो यहाँ पे अगर पुलिस है और यहाँ पे एक चोर है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 65 मीटर का है, ठीक है। ठीक है।
फ्रॉम दिस, हाँ ठीक है। तो व्हेन पुलिस स्टार्ट्स टू चेज द, व्हेन पुलिस स्टार्ट्स द चेज, मतलब जब पुलिस इस चोर को पकड़ना शुरू करती है तो द थिफ ऑल्सो स्टार्ट्स रनिंग, ठीक है। तो जैसे ही पुलिस यहाँ से चलना शुरू करेगी, ये भी यहाँ से चलना शुरू कर देता है। ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, सेम डायरेक्शन में तो चल ही नहीं सकता ना, चोर है, चोर तो ऑपोजिट डायरेक्शन सेम में, मतलब सेम जिस डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पुलिस जा रही है उसी डायरेक्शन में भागेगा ना चोर, हाँ लाइक हाँ दैट। तो इफ द स्पीड ऑफ द थीफ इज 10 मीटर पर सेकंड, तो अगर ये थीफ जो है 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो पुलिस जो है वो भाग रही है 12.5 मीटर से, ठीक है। पुलिस का कितने मीटर से भाग रही है? 12.5 मीटर पर सेकंड से भाग रही है, और ये चोर जो है 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। तो हमें बताना है कि कितनी दूर जाके वो जो पुलिस है, ठीक है, उसको पकड़ लेगी, मतलब ओवरटेक कर लेगी। तो इसका मतलब उसको पकड़ लेगी, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन? हाँ। इसको ट्राई किया था क्या? इसका आंसर क्या आया था तुमको? 260 मीटर आया। 260 मीटर, वेरी गुड। कैसे किया इसको बताओ एक बार, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, पता नहीं। लेकिन रिलेटिव स्पीड में। रिलेटिव स्पीड से, तो क्या किया तुमने? सबसे पहला कंसेप्ट क्या लगाया? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में क्या किया तूने, बताओ। स्पीड का डिफरेंस पहले निकाल लिया। अच्छा, स्पीड का डिफरेंस निकाला, तो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हाँ स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। माइनस। तो एक तो 12.5 है, एक 10 है, तो कितना आ गया? 2.5, हाँ ठीक है। तो मतलब ऐसा कर दिया कि अब सिर्फ एक जन चलेगा 2.5 की स्पीड से। हाँ। हाँ, अब उसके बाद क्या किया पुलिस, बताओ। उसके बाद पुलिस को 65 मीटर गेन करना पड़ेगा ना, हाँ चोर को बिल्कुल, क्योंकि पकड़ने के लिए। 65 मीटर उसको जाना ही पड़ेगा। हाँ। हाँ, तो पुलिस को इस वाली स्पीड से 65 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो टू 60। पॉइंट हाँ 2.5 25/10 हम लिख सकते हैं, और ये तो स्पीड दिया गया है, और टाइम तो उसका रेसिप्रोकल आएगा ना। हाँ, जैसे ये 65 है, इसको तुमने डिवाइड में ले लिया क्या? डिवाइड में तुमने इसको क्या ले लिया? 2.5 को 25/10 ले लिया ना, हाँ तो ऐसा कुछ आ गया। हाँ। तो हम्म ये 650 डिवाइड बाई 25 हो गया। हम्म तो 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, और यहाँ से 10, तो मतलब हम्म। 260, यही किया ना? नहीं, 26 आएगा, 26। हाँ 26 260, नहीं 26, हाँ। तो ऐसा ही किया ना? हाँ बिल्कुल, तो यही करना था। इसमें कोई कुछ है ही नहीं कि हम लोग मतलब बेसिकली निकाल क्या रहे हैं, हम लोग कितना डिस्टेंस मतलब करेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सबसे पहले रिलेटिव स्पीड लगा दिया है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज किया। तो हमारे पास डिस्टेंस जो था, जो ऑलरेडी मतलब लीड थी, जितनी लीड ले रखी थी वो थीफ ने, वो वाला डिस्टेंस तो पुलिस को पहले भागना ही पड़ेगा। तो पुलिस वो डिस्टेंस 65, और नीचे उसकी जो रिलेटिव स्पीड कितनी है 2.5 हमने निकाली थी, क्योंकि एक 12.5 से भाग रहा है, एक 10 से भाग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड्स जो है आपस में माइनस हो जाएंगी, तो 2.5 हो गया। तो बस इसको ही सोल्व करो और आंसर निकाल दो। तो इसको करने के लिए 10 से यहाँ कर लो, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 65 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 25, और यहाँ से आप कह सकते हो 5 5 जा, और 5 1 जा 6 हो गया, 5 3 जा 5 1 जा 5 2 जा 13 2 जा 26, ठीक है। हाँ ओके, अच्छा, लेकिन ये तो 26 है, हाँ। आंसर और नहीं साथ में, आया अभी तक। हाँ तो साथ में हाँ। थीफ का स्पीड तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया ना, क्योंकि हमसे हम्म क्या पूछा गया क्वेश्चन में, ये देखो, हमसे पूछे हाउ फार विल द थीफ रन। तो थीफ कितना मतलब दूर जा चुका होगा, तो ये 26 मीटर तो उनके रिलेटिव में आया है, ठीक है। मतलब 26 मीटर जो है, ये तो उनके उस उनके रिस्पेक्ट में, दोनों के इसमें। थीफ तो भाग भी रहा था ना, तो थीफ का जो स्पीड था भागने का वो 10 मीटर था ना, क्योंकि हमको सिर्फ थीफ हम्म का पूछा है। अगर हमको पुलिस का पूछ लिया होता तो 26 इंटू 12.5 कर देते, ठीक है। लेकिन हमसे किसका पूछा है? हमसे थीफ का पूछा है, हम्म। तो 26 इंटू 10 करेंगे तब जाके 260 मीटर आएगा, समझ गए? हाँ हम्म, तो अब देखो, अब कुछ वेजेस के क्वेश्चंस हैं। वेजेस फॉर 54 वुमेन्स अमाउंट टू ₹12,000 इन 36 डेज। तो अब देखो वर्क, ये इसी के अंदर मतलब वर्क टाइम, इन सब वाले क्वेश्चंस के अंदर जब हमारे पास वेजेस आ जाते हैं, ठीक है, जब वेजेस आ जाते हैं, नॉर्मल हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि भाई एक चेयर बनानी है, एक टास्क है एक चेयर बनाने का, तो अब उसको समझ लो 5 पर्सन, मतलब 5 मैन बनाते हैं 10 दिन में, तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं 10 इंटू 5, ठीक है। ये हो गया उसका टोटल वर्क। लेकिन जब हम लोग वेजेस की क्वेश्चन करते हैं, जब हमारे पास कुछ मनी आती है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो टोटल मनी होती है ना, टोटल मनी, टोटल वेज कहते हैं, डिवाइड बाई ये जो टोटल वर्क,
ठीक है, डिवाइड बाई टोटल वर्क, ये इसको हम इक्वल कर देते हैं एक इंडिविजुअल पर्सन के वर्क के। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ हाँ, तो जैसे क्या है कि एक इंडिविजुअल वर्क के इक्वल कर देने का मेरा मतलब ये है कि जैसे अगर मैं तुमसे कहता हूँ यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊं, जैसे मैं एक जनरल फॉर्मूला दे रहा हूँ, ये हर जगह यूज होगा। सपोज करो कि ये एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मैन, ठीक है ना, मतलब कितने लोग लगेंगे किसी पर्टिकुलर कुर्सी को बनाने के लिए, अगर हम उनको वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू टोटल वेजेस, जो टोटल वेजेस प्रोवाइड की जा रही है वो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज, एक काम को करने के लिए कितने दिन लगे, नंबर ऑफ डेज, ये लिख लेना अपने किताब में, मल्टीप्लाइड बाई एक सिंगल आदमी का काम, एक आदमी का एक दिन का वेज, ठीक है, वन मैंस वन डे वेज, मतलब एक आदमी को एक दिन में कितना रुपए मिलता है, ये तो टोटल वेज है, मान लो ये इसको, मान लो अगर इसने 12 दिन तक काम किया होगा तो ये टोटल वेज जो होगा वो 12 दिनों का होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा वन, एक आदमी का, एक मैन का, एक मैन का एक दिन का, वन डे का अमाउंट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वेजेस फॉर 54 वुमेन्स अमाउंट टू रुपीज 12,000। ठीक है ना, मतलब 54 वुमेन्स का वेजेस हमको दे रखा है कि, ओ शिट, एक मिनट, थोड़ा सा जूम हो गया ये, आई गेस अब दिखाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, तो 54 वुमेन्स का हमको वेजेस दे रखा है, ठीक है ना, 54 वुमेन्स है और उनका वेजेस कितना है, उनका उनका कितना वेजेस दिखा रखा है, 12,000 ना, 12,000 दिखा रखा है हाँ इनका वेजेस। और ये 54 वुमेन जो है काम कर रही है 36 डेज के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ डेज हमारे पास है 36 डेज, टोटल वुमेन्स कितनी है 54 है, और ये 12,000 जो है ये इनका टोटल वेज है। अब देखो इस वाले फॉर्मूले को देखो, और यहाँ पे जो नीचे चीजें दे रखी है, ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मैन दे रखे हैं, सपोज करो ये तो नंबर ऑफ पर्सन्स ले लो, यहाँ पे मैं पर्सन्स कर देता हूँ। ठीक है, तो इस वाले में नंबर ऑफ पर्सन, हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन कितने, 36, 54 वुमेन्स है, तो 54 दैट इज इक्वल टू टोटल वेजेस कितने हैं, टोटल वेजेस ट्वेल्व कितने हैं, थाउजेंड 12,000। ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज, कितने दिन तक काम किया 36 डेज, मल्टीप्लाइड बाई सिंगल वुमेन का हमको पता नहीं है, हमको टोटल वुमेन का वेजेस पता है कि टोटल 54 वुमेन्स हैं और इन सबका जो वेजेस है 12,000 है, तो हम लोग सिंगल वुमेन का वेज निकाल देंगे, तो दैट इज वेज ऑफ वन वुमेन। ठीक है ना, वेज ऑफ वुमेन। ठीक है, तो यहाँ से इसको इस तरफ ले लो, वेज ऑफ वुमेन जो आ जाएगा, मतलब एक वुमेन का कितना, अ, एक वुमेन का एक दिन का कितना रुपया है, एक वुमेन का एक दिन का कितना रुपया मिलता है उसको काम करने का, ये आ जाएगा दैट इज 12,000 डिवाइडेड बाई 54 इंटू 36। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ अब देखो, अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसके आगे क्या लिखा है, उसके आगे लिखा है कि हाउ मेनी मैन मस्ट वर्क, मतलब कितने आदमी काम करने चाहिए, और आदमी कितने दिन तक काम करवाना है, सिर्फ और सिर्फ 12 दिन तक काम करवाना है। ठीक है, तो कितने आदमी काम करना चाहिए, कितने आदमी 12 दिन तक काम करने चाहिए ताकि उनको कितना रुपया मिल सके, फोर 4,000। थाउजेंड रुपीज टू रिसीव रुपीज 4,000 इफ द डेली वेजेस ऑफ अ मैन बीइंग 3 टाइम्स दोज ऑफ वुमेन। तो इफ द डेली वेजेस मतलब हर दिन का वेज जो मैन को मिलेगा वो 3 टाइम्स होगा वुमेन के, तो डेली वेज वुमेन का कितना है, ये वाला डेली वेजेस है वुमेन का, और मैन का, मैन के लिए जो डेली वेजेस मैन का होगा, डेली वेज ऑफ मैन इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेली वेज ऑफ वुमेन, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा डेली वेज ऑफ मैन, दैट इज 3 इंटू डेली, डेली वेज ऑफ वुमेन, तो वेज ऑफ वुमेन कितना है, दैट इज 12,000 डिवाइडेड बाई 54 इंटू 36, तो यहाँ से मुझे डेली वेज ऑफ मैन निकल के आ जाएगा। हाँ समझ रहे हो, तो कितना निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, ये अराउंड आई गेस अगर काटेंगे 3 वन जा 3 ट्वेल्व जा, और 12 वन जा 12,000 के आसपास आ जाएगा, और ये 27 जा 500, तो 500 डिवाइडेड बाई 27, ये मेरा क्या निकल के आ गया, ये मेरा निकल के आ गया वेज, वन एक आदमी का एक दिन का, एक मतलब एक आदमी का एक दिन का निकल के आ जाएगा। ठीक है, वेजेस फॉर मैन। ठीक है, हाँ हाँ, अब देखो, अब हमसे क्या पूछा था सवाल में, इसके बाद क्या लिखा है, कितना हाउ मैन मेनी, 4,000। कितने आदमी काम करने चाहिए। ठीक है, कितने आदमी काम करने चाहिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या था स्टार्टिंग में, नंबर ऑफ मैन या फिर नंबर ऑफ पर्सन दैट इज इक्वल टू टोटल उनको टोटल है। रिसीव होगा डिवाइडेड बाई जितने दिन वो लोग काम करेंगे, नंबर ऑफ डेज, मल्टीप्लाइड बाई सिंगल मैन का वेजेस। ये समझ रहे हो? हाँ
हमको नंबर ऑफ मैन निकाल लें, ठीक है भाई। टोटल वेज उनको कितना दे रखा था? 4000 दे रखा था, राइट? हाँ। टोटल दे रखा था इनको 4000, ठीक है, 4000 टोटल दे रखा था। अब देखो इनको नंबर ऑफ ये क्या है, नंबर ऑफ डेज कितने काम करने हैं? सिर्फ 12 डेज काम करने हैं। हाँ। और एक आदमी का कितना है? 500, ठीक है, 500/27। तो ये 27 को मैं ऊपर भेज देता हूँ, तो यहाँ हाँ। से ये 500 जो है गायब हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको निकल के आ जाएगा कि कितने आदमी रिक्वायर्ड हैं। तो कैसे हो जाएगा? 2 ने इसको मार दिया और ये 5 है, 5 वन जा 5 8 जा, इधर आ गया 800 के आसपास, नहीं नहीं, हाँ 80 के आसपास, 80। और यहाँ से 3 4 जा और 3 9 जा और 3 4 वन जा और 4 20 जा, 9 2 जा 18, 18, 18 के आसपास आएगा कुछ। तो हमारे को कितने मेंस रिक्वायर्ड है? 18 मेंस जो लगेंगे वो काम को खत्म करने के लिए, अगर हम उनको 4000 रुपया टोटल वेज देते हैं तो। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ। आंसर कितना आ गया? 18 आ गया। तो तुमको ये क्वेश्चन बना था क्या तुमसे? हाँ बना था। यही आंसर आया था क्या? यही आंसर आया था क्या? 60 अभी तो आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया ना क्या किया है हमने? हाँ। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रेंडमली, ठीक है। हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं भाई साहब? हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स है, ठीक है। तो हमने 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकाल लिए हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी पूछा है, देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल तो है ही, लेकिन साथ में अंदर क्या डाल दिया है? प्रोबेबिलिटी भी डाल दिया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है दैट इट हैज एग्जैक्टली वन किंग। तो हमको बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि सिर्फ और सिर्फ वन किंग हो, ठीक है, एक किंग आना चाहिए। हमने 2 कार्ड निकाले हैं और 2 कार्ड में से किसी एक कार्ड में एक किंग आना चाहिए, ठीक है, ये समझ रहे हो? हाँ। मतलब जो 2 कार्ड होंगे उसमें से कोई, ये 2 कार्ड है, इसमें से कोई ना कोई एक ऐसा कार्ड जरूर होना चाहिए जो किंग होगा। अब ये अगर एक किंग आ चुका तो दूसरा वाला कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई? हाँ। अब देखो तो किसी भी कार्ड के अंदर, मतलब ये टोटल 52 पैक्स ये कार्ड है, तो इसके अंदर टोटल किंग्स कितने पॉसिबल है? टोटल किंग तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही पॉसिबल है, ठीक है। हम्म, मतलब 4 ही ऐसे पत्ते होते हैं जिनके ऊपर किंग बना होता है, बाकी सारे पत्ते अलग होते हैं। तो अगर मुझे किंग चाहिए, एक किंग तो चाहिए ही चाहिए, तो एक किंग आने का तरीका हो गया 4C1। 4 कार्ड हैं, 4 में से एक ही तो राजा आ सकता है ना, कोई भी आ सकता है, वो चीड़ी हाँ। का है, चाहे हुकुम का है, चाहे पान का है, वो सब पता नहीं, ठीक है, 4C1 हो गया। अब देखो, तो ये तो पहले कार्ड को निकाला, और दूसरे कार्ड को जो है हम लोग कितने तरीके से निकाल सकते हैं? देखो 52 में से 4 कार्ड तो माइनस हो जाने चाहिए, क्योंकि दूसरा कार्ड किंग का तो कभी आ ही नहीं सकता है। टोटल 4 कार्ड किंग के हैं, जिसमें से पहली बार में एक कार्ड निकल चुका है। अब जो एक और कार्ड हमको उठाना है वो कार्ड किंग का तो नहीं हो सकता। तो वो 4 कार्ड तो हम लेना ही नहीं है, वो 4 कार्ड तो आप फेंक दो कहीं पे। अब टोटल कार्ड बचे कितने? 48 कार्ड बचे। तो अब उस 48 कार्ड में से जो भी एक कार्ड निकाल रहा है वो आपकी मर्जी, कोई भी निकल के आ जाए। तो ये वाली क्या हो गई? ये हमारा इवेंट हो चुका है। मतलब ये हमने एक इवेंट किया है जिसमें से हमने 2 कार्ड उठाए हैं, और दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक में किंग है और एक में किंग नहीं है, उसमें कोई भी कार्ड हो सकता है। हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? दैट इज जो हमारा इवेंट हो रहा है वो, और साथ में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट इज सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस कितना है भाई साहब? टोटल 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते में से हम कोई भी 2 पत्ते उठा रहे हैं, तो ये टोटल पॉसिबल सैंपल स्पेस, और ये हमारे अ, वो जो इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी, उसके होने के मतलब ऑकरेंस। समझ गए? हाँ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करना है तो 4C1 तो 4 ही हो जाएगा, 48C1 भी 48 हो जाएगा, और 52 इंटू 52C/2 ये कुछ हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये देखो, NCR। तो इसको कैसे निकालेंगे? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टर, n माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल, राइट? n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इस तरह से करोगे तो इसको सोल्व करके आंसर आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन बहुत मतलब लंबा है, मेरे को कैलकुलेशन वैल्कुलेशन अभी नहीं करना है, आंसर तो आ जाएगा, ठीक है, समझ गए? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। इन हाउ मेनी वेज 20 डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 5 पर्सन, मतलब कितने ऐसे तरीके हैं जिसमें 20 डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 5 पर्सन। 20 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, 20 अलग अलग चीजें हैं, और हमको 5 पर्सन में डिवाइड करनी है। तो और 5 पर्सन में इक्वली डिवाइड करनी है, तो इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे बताओ? इसको तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो? बताओगे? आपको अगर टोटल 20 डिफरेंट थिंग है तुम्हारे पास, और तुमको उसे
5% में डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि हर पर्सन को चीजें बराबर मिले। तो इसको कैसे करोगे? तो देखो मैं ये कह सकता हूँ कि सिंस 20 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, 20 अलग अलग चीजें हैं और 5 आदमी हैं, ये 1 आदमी, ये 2 आदमी, ये 3 आदमी, ये 4 आदमी और ये 5 आदमी। तो हर आदमी को जो भी चीज मिलने वाली है, चार चार अलग चीजें मिलेगी, क्योंकि इसको इसको फोर डिफरेंट, इसको फोर डिफरेंट, इसको फोर डिफरेंट, इसको फोर, टोटल 20 हो चुकी है, क्योंकि 20 अलग चीजें हैं। इसको जो 4 मिल रही है वो कोई अलग अलग चीजें हैं, इसको 4 कुछ अलग मिला, इसको 4, ये समझ गए, सबको बराबर बराबर बट गया है, 4 4 4 4 4 4, ये हाँ। समझ। तो हमारे हम्म। पास 20 थी, 20 चीजें थी, 20 में से मैंने पहले वाले को 4 बांट दी, तो 20 में से मैंने 4 को तो बांट दिया, तो उसको बांटने का तरीका 20C4 हो गया। हाँ। अब मेरे पास बची कितनी चीजें हैं? 16 बची हुई हैं, हाँ 16। तो 16C4 हो जाएगा। अब मेरे पास कितनी बची है? 12 बची हुई है, तो 12। 12C4, ऐसे ही 8C4 और ऐसे ही मेरे पास 4C4। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 4C4। तो ये जो थे, ये मेरे पास क्या थे? टोटल नंबर ऑफ वेज थे, जिससे मैं एक 5, मतलब 5 पर्सन को सेम तरीके से, मतलब सेम अमाउंट दे सकता हूँ, या सेम थिंग जो भी दे सकता हूँ। समझ गए? हाँ। इजी क्वेश्चन था, कोई हार्ड था क्या इसमें? नहीं। चलो, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एक्यूर्ड on an amount of rupees 26,000 at the end of 3 years is rupees 2994 point this much. What is the rate of interest per what is the rate of interest per capita per annum? ठीक है, इसको देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा बेसिकली हमसे। हमको बोल दिया डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो सबसे पहले देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बेसिकली आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो आपका होता है P इंटू 1 माइनस टू वन प्लस माइनस 1 प्लस। एक मिनट है, रुको थोड़ा सा। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस ऑफ P। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, P को कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस R/100, एक मिनट, P को जब मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस ऑफ 1, ठीक है, ये ठीक लिखा है? सही तो लिखा है ना? हाँ सही है। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो चुका है। ऐसे ही जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है या P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है? 2994.134, दैट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R की, तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है? 26,000। तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो एक मिनट, हाँ, मैं इसको लिख रहा हूँ, दैट इज 26,000, 1 प्लस R कितना दे रखा है हमें पता नहीं, निकालना है, डिवाइड बाई 100 की पावर n, 3 ईयर्स दे रखा है, माइनस ऑफ 1, ठीक है, और ये ब्रैकेट जो है मैंने बंद कर दिए हैं। 26,000, 1 प्लस R/100, एक और ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो चुका है, साथ में माइनस सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल 26,000 इंटू आर हमें पता नहीं है, इंटू टी दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 100। तो देखो आपके पास सब कुछ है, ये एक इक्वेशन को खाली सॉल्व करना है। क्या इसमें कोई हार्ड चीज है क्या? आर का ही तो वैल्यू पूछा है, और आर तो आप निकाल लोगे, क्योंकि आपके पास सारा का सारा वैल्यू है, सिर्फ एक अननोन है, एक इक्वेशन है और एक ही अननोन है, तो आराम से इक्वेशन तो सॉल्व कर सकते हो ना? हाँ। ठीक है, समझ जाओगे ना, हो जाएगा ना? हम्म। चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कैन बी ऑब्टेन्ड what approximate amount of compound interest can be obtained on a amount of rupees 4,840 at the rate of 8% per annum at the end of 3 years। ठीक है, हमसे पूछा है what approximate अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दो या कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दो, बात बराबर ही है। व्हाट अप्रोक्सीमेट कंपाउंड इंटरेस्ट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज दिस मच, मतलब हम लोग 1 रुपए इतने इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस रेट के हिसाब से 3 साल के लिए, तो हमको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल के आएगा? सेम, बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज प्रिंसिपल 4840
और ब्रैकेट में कितना है 1 प्लस रेट कितना दे रखा है, रेट आपके पास क्या दे रखा है 8% डिवाइड बाई 100 की पावर कितने ईयर्स के लिए 3 ईयर्स के लिए माइनस ऑफ 4840। तो क्या आप यहाँ से नहीं निकाल पाओगे, इसको सॉल्व कर पाओगे कि नहीं सॉल्व कर हाँ पाओगे? हाँ। सॉल्व हो जाएगा ना? हम्म, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अराउंड कितना आ जाएगा, देखो ना कैलकुलेटर में वैल्यू डालो 108/100, तो ये 1.08 का होल क्यूब अगर करता हूँ मैं 1.08 की पावर 3 दैट इज दिस मच मल्टीप्लाइड बाई कितना 4840 दैट इज दिस मच माइनस ऑफ 4840 दैट इज 1257 के आसपास कुछ आता है पॉइंट के अंदर। हाँ। 1257 अप्रोक्स कुछ जाएगा इसका आंसर। क्या ये चीज क्लियर हो गई? हाँ क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो अब देखो टू डिजिट नंबर की अगर बात कर लेते हैं। अब हमारे पास कोई टू डिजिट नंबर गिवन नहीं है, ठीक है। हमको बोला है कि एक टू डिजिट नंबर है, हमें नहीं पता वो कौन सा है। तो सब अब कोई भी टू डिजिट नंबर बनता कैसे, जैसे 20 है तो ये कैसे बनेगा 10 इंटू 10। टू प्लस जीरो, हाँ। ठीक है। ऐसे ही अगर 22 है तो कैसे बनेगा 10 इंटू 10 टू इंटू टू प्लस प्लस। टू, ठीक है। तो मतलब बेसिकली अगर मेरे को कोई भी एक टू डिजिट नंबर लेना है, ठीक है, मेरे को कोई भी एक, इसको मैं मिटा देता हूँ एक मिनट रुको। तो हाँ, तो एक अगर मेरे पास टू डिजिट नंबर मैं कह रहा हूँ तो वो नंबर जो है 10x प्लस ऑफ वाई, ये मेरा क्या हो गया, ये एक टू डिजिट नंबर हो चुका है, हाँ। ठीक है। ये आप बोलोगे भाई टू डिजिट कैसे हो गया, तो देख लो 35 जैसे एक नंबर है, तो 35 के लिए 10 इंटू एक्स अगर आपका 3 3। है और वाई आपका क्या है 5 है, तो 10 इंटू एक्स की जगह डाल दो 3 प्लस वाई हो गया 5, 35 हो गया। तो ये टू डिजिट नंबर पता चल गया कैसे हुआ, हाँ। ठीक है। तो ये आपका हो गया टू डिजिट नंबर, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं ये क्या कह रहा हूँ, ये कर लिया मैंने। इंटरचेंज। हाँ अब देखो, तो अब हमारे पास क्या है टू डिजिट नंबर आ चुका है। टू डिजिट नंबर है दैट इज 10x प्लस वाई, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि the difference between a two digit number and the number obtained by interchanging the digits of a two digit number। अब इसकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, तो ये आपने इंटरचेंज कर दी डिजिट, इसका और इसका जो डिफरेंस है वो आपको मिलता है 45। तो ले लो इसका और इसका डिफरेंस दैट इज 10x प्लस वाई माइनस ऑफ 10y प्लस एक्स। ऐसा करने से आपको क्या मिल जाता है 45 मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 10x और प्लस एक्स 9x हो जाएगा, 10x और x जाएगा तो ये कुछ x हो गया और यहाँ से इज इक्वल टू 5 हो गया। क्या ये चीज समझ में आती है क्या? देखो 10x और ये माइनस हाँ। एक्स 9x हो गया और यहाँ से उधर जाएगा वो x माइनस वाई 5 हो गया, ठीक है। और साथ में क्या दे रखा है कि आपको बोला इफ द एवरेज ऑफ द डिजिट्स, सिर्फ डिजिट्स का बोला है, इफ द एवरेज ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 4.5। एवरेज एवरेज होता है भाई साहब x प्लस वाई, क्योंकि हमारी डिजिट भी तो हम्म। x वाई है, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हाउ मच, कितना दे रखा है 4.5 नहीं 4.5। 4.5। तो ये कितना हो गया भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 के आसपास हो गया। तो एक इक्वेशन हमारे पास है x-y = 5 और एक हमारे पास है x+y = 9। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्या सॉल्व कर पाएंगे क्या? हाँ। ठीक है। तो अब ऐसा मान लो कि अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो। तो x+y = 9 है, तो मैं x के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ क्या, x के, एक मिनट ना, x के अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 5+y, 5+y+y = 9, तो ये हो गया 6y = 4। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ चुकी है, जल्दी से बता दो। 2/3 आएगा। ठीक है, तो देखो ना x के अंदर मैंने डाल दिया 5+y+y+y=9, 5, ये क्या लिखा, ओ सॉरी 2y होगा ना, y+y 2। दैट इज 2y एंड 9 माइनस 4 दैट इज 4, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया ना। हाँ। और y 2 है तो x कितना हो चुका है 7 हो चुका है ना। हम्म, इसका मतलब है हमारा जो नंबर है वो क्या हो गया 72 हो गया, 72। क्योंकि हमने नंबर क्या माना था 10 × x+y, तो x हमारा 7 है 70 और y हमारा 2 है तो 72, तो 72 हमारा नंबर निकल के आ चुका है। अब इसने क्या पूछा है, देन वॉट 270। 275% ऑफ द टू डिजिट नंबर, इसका 275% निकाल लो भाई साहब। क्या निकालने में कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है, 275% पूछा है आपसे इस नंबर का, तो कितना हो जाएगा कैलकुलेट करो और आंसर निकाल दो, ठीक है, समझ गए। हाँ। चलो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू पर्सन ए एंड बी इज 5:9।
तो मान लेते हैं कि एक की एज 5x है और दूसरी की एज कितनी है, 9x है। अब नाइन दोनों एक्स में क्या लिखा है, 8 ईयर्स अगो, तो इसमें भी 8 कर दो, इसमें भी 8 कर दो। ऐसे करने से जो रेशियो निकल के आता है वो 1:2 हो जाता है। तो यहाँ से 1:2 हो गया है, तो कर लो, इसको सॉल्व कर लो, ये इक्वेशन उधर चला जाएगा। तो 9x - 8 दैट इज इक्वल टू कितना, 10x - 16 हो जाएगा। 9 और 10 जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और वो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो x की हाँ वैल्यू 8 आ चुकी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 5 वाला था उसकी प्रेजेंट एज 40 है, और ये वाला था 9 8 72 है। ठीक है, इसकी एज, हाँ इसकी जो एज है 40 है, और इसकी एज कितनी है, 72 है। इसने क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स पूछा है, +8 कर दो, +8 कर दो। तो ये 48 कुछ हो गया 48, और ये हो गया आपका 80। तो 48/80 इसका रेशियो निकाल लो, 48:80 का। कितने जा, 14 3 कौन सा 3, 14 थ्री नहीं, ऐसे ऐसे निकालो ना। 8 6 जा 48, और 8 10 जा, और 2 3 जा 2 5 जा, 3:5 आ गया ना। हाँ 3:5 तुमको ये आया था क्या? हाँ आया था। चलो बहुत बढ़िया, 3:5 इसका आंसर आ चुका है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मंथली रेंट ऑफ अ शॉप ऑफ डायमेंशन। अच्छा ठीक है, फिर से देखो, ये उसी टाइप का, जब भी हमारे पास कुछ पैसे आ जाते हैं और टोटल हमारे पास कुछ वर्क जैसा दिखता है तो हम निकाल सकते हैं। द मंथली रेंट ऑफ अ शॉप, मंथली रेंट है, ठीक है ना, मंथली रेंट बोल रखा है, उसमें हम लोग ने क्या किया था, उस वाले क्वेश्चन में हमने उसके डेली का काम निकाला था, ठीक है ना। अब हम लोग डेली तो, अब अगर वो क्वेश्चन में जैसे वो जो मजदूर होते हैं उनको डेली का पैसा मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम रेंट की बात करते हैं, किसी घर का रेंट या कोई दुकान का, तो वो मंथली बेसिस पे होता है, ठीक है। तो फॉर्मूले में वहां पे, जहाँ पे वो वन वन का था, मतलब सिंगल वेज निकालते थे हम लोग, एक आदमी का सिंगल वेज कितना है, ऐसे ही यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे मंथली वाला। तो बेसिकली इसमें क्या दिया है कि द मंथली रेंट ऑफ अ शॉप ऑफ डायमेंशन 18 फीट 22 फीट इज ₹2244, ठीक है। और व्हाट इज द एनुअल रेंट पर स्क्वायर। तो आपको मंथली रेंट दे रखा है किसी भी शॉप के डायमेंशन का, ठीक है। तो मंथली रेंट कितना दे रखा है, मंथली रेंट आपको दे रखा है ₹2244, ठीक है। और आपसे पूछा है एनुअल, तो देखो ना टोटल अमाउंट कितना है, 2244, ये उसका टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय उसके डायमेंशन कितने, 18 फीट इंटू 22, ठीक है, ऐसा समझो। और ऐसा नहीं समझना है तो एक और मैं तरीका मेरे पास है, रुको इसको मिटा देता हूँ मैं। तुम ऐसा समझ लो, ये दुकान है, इस दुकान है, ठीक है, ये दुकान को कलर करवाना है या जो भी करवाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल अमाउंट होगा इसको कलर करवाने का, ये लेंथ है इसकी 20 और ये लेंथ है इसकी 50, मैं कहता हूँ 1 मीटर, 1 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर पर स्क्वायर अगर जो इसका एरिया निकल के आएगा, इसका जो एरिया है वो कितना हो गया, 1000, नहीं, 5 to the 10 और 2 0, 1000 इसका एरिया हो चुका है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया 1000 हो चुका है। मैं कह रहा हूँ मुझे इस रेक्टेंगल को पेंट करवाना है, और 1000 मीटर पर स्क्वायर हो चुका है, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ 1000 मीटर स्क्वायर, अरे मीटर पर सेकंड थोड़ी ना होगा, रुको, 1000 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, सब मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो 1000 मीटर स्क्वायर हो चुका है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इसको पेंट कराना है, और 1 मीटर का पैसा है 10 रुपीज। तो इसको मुझे पूरे को पेंट करवाना है, तो पूरे के लिए खर्चा कितना हो जाएगा बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, समझ गए। हाँ तो अब देखो, ये हो गया इसको पूरे का खर्चा। अगर मैं तुमको पूरा खर्चा दे दिया होता, अगर मैं, ये समझ लो ये खर्चा आया, ठीक है ना, ये पूरा खर्चा हो गया, अगर अब मैं तुमको पूरा खर्चा दे दिया होता और मैं तुमसे कहता कि एक दिन का निकाल के दिखाओ, तो तुम लोग क्या करते, टोटल जो भी खर्चा लगा डिवाइडेड बाई जितना डायमेंशन उसका है, ये ऐसा ही करते ना, तो तुमको एक दिन का मिल जाता, मतलब 1 मीटर हाँ स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का रुपीस तुमको मिल जाता ना, जब आप टोटल मीटर स्क्वायर पे जितना खर्चा हुआ है, ये देखो 1 मीटर स्क्वायर अगर 10 रुपए का है, तो तुमने निकाला कि इतने पूरे को स्क्वायर को मतलब कलर करना है, जिसका एरिया 1000 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर को कलर करने का 10 रुपया, तो 1000 मीटर स्क्वायर को कलर करने का मल्टीप्लाई बाई उसको कर दिया 10 से। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास पूरे स्क्वायर को मतलब पूरे स्क्वायर को कलर करने के रुपए तुमको मैं दे देता हूँ, और मैं तुमको उसकी डायमेंशन देता हूँ, तुम्हें 1 मीटर स्क्वायर निकालने, तो तुम क्या करते हो, टोटल मनी डिवाइडेड बाई जो भी गिवन डायमेंशन है, समझ गए। ये 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपए में कलर होगा तुमको अगर निकालने दे दूं, तो तुम, अगर तुमको मैंने ये सब क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी है, तो तुम तो डिवाइड करके ही निकालोगे ना। तो हाँ उसी तरीके से हमको यहाँ पे दे रखा है कि एक महीने का जो है, एक महीना मतलब 1 मंथ, एक मंथ का जो उसका वेजेस है, मतलब एक मंथ का जो उसका रेंट है, वो कितना है यहाँ पे, कितना दे रखा है, 2244 दे रखा है।
2244, ये एक महीने का दे रखा है, 18 × 22 इसकी डायमेंशन, हमको 12 महीने का चाहिए, तो तुम क्या करोगे, इंटू 12 कर दोगे, इंटू 12 कर दो तो ये हाँ। 12 का हो जाएगा, सवाल खत्म। समझ गए? हाँ। चलो अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल क्या है, द width of a rectangle is 10 meter and its area is 150 square meter. If length of the rectangle is increased, then the new area is also increased by 1 by 1, 1 into 1 by 3 times of the original area. What is the new parameter of the rectangle? ठीक है, तो हमसे ऐसे सवाल पूछा है, हम लोग इसको फटाफट से कर सकते हैं। विड्थ दे रखी है 10 मीटर एंड इट्स एरिया दे रखा है 150, तो देखो हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं, एरिया डिवाइडेड बाई ब्रेड्थ, क्योंकि एरिया पता है 150 है और ब्रेड्थ पता है कितना है, 10 है, तो लेंथ कितनी निकल के आ गई, 15 मीटर निकल के आ गई। ठीक है, ब्रेड्थ हो गई 10 मीटर, लेंथ हो गई 15 मीटर। अब हमको बोल दिया है कि अब उसकी लेंथ जो है रेक्टेंगल की इंक्रीज कर दी है, तो उसका जो नया एरिया है वो 1 × 1/3 हो गया, तो 1 × 1/3 नया एरिया जो है, इसको मैं 4/3 लिख सकता हूँ, 1 × 1/3 को 1 × 1/3, 3 × 1 3, 3 + 1 4, 4/3। मिक्स फ्रैक्शन में था, उसको मैंने एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 4/3 उसका एरिया है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अब लेंथ इंक्रीज हो चुकी है कितने से, लेंथ इंक्रीज कितने से हुई है बताओ, 5 लेंथ कितने से इंक्रीज हुई है, इफ द लेंथ ऑफ द इंक्रीज, 5 मीटर। अच्छा, if the length of if length of the rectangle increase, then its new area is 1/1 3 times of its original area. What is the न्यू पैरामीटर? ठीक है, हमसे हमको ही पता, हमको ही निकालना है कि कितने, सपोज करते हैं न्यू। x मीटर से इंक्रीज हुई है, ठीक है ना, तो ओरिजिनल लेंथ थी 15 प्लस x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई इसकी ब्रेड्थ कितनी है 10 है, तो ये होता है आपको 4/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल एरिया। देखो 1 × 1 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एरिया कितना था, 150 था, तो ये 4/3 ऑफ 150 हो जाएगा, 3 वन जा 3 5 जा, तो ये 50 × 4 दैट इज कितना, 200, 5 × 20 200, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 150 प्लस 10x, ठीक है, तो यहाँ से 10x इज इक्वल टू कितना हो गया 50, तो x इज इक्वल टू 5 निकल के आ गया। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि भाई साहब उसकी जो लेंथ इंक्रीज हुई है वो 5 से इंक्रीज हुई है, तो अब जो नया लेंथ निकल के आ गया वो 15 मीटर हो गया, सॉरी पहले पहले भी तो 15 ही था ना, तो अब 20 हो चुका है, जो नया है वो 20 मीटर है और जो ब्रेड्थ है वो 10 मीटर है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, तो 2 × 20 + 10 30 दैट इज 60। समझ गए, हाँ। ये पेरीमीटर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चन ये वाला पेज कंप्लीट हुआ है बहुत मुश्किल से। अब देखो, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल इट्स विड्थ इफ द लेंथ इज डिमिनिश्ड बाय 5 सेंटीमीटर एंड द विड्थ इज इंक्रीज बाय 5 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इज आल्सो इंक्रीज बाय 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल? ठीक है, तो वापस से हमको वही फॉर्मूले से पे ध्यान रखना है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डबल इट्स विड्थ, तो जो भी उसकी ब्रेड्थ है मान लेते हैं x है, तो जो लेंथ है उसकी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ x हो जाएगी। If the length is diminished by 5 centimeter and the width is increased by 5 centimeter, तो लेंथ को 5 सेंटीमीटर से कम किया है और ब्रेड्थ को 5 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया है, इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय, देन इट्स एरिया इंक्रीजेस बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, एरिया जो है उसका इंक्रीज होता है बाय 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले का जो एरिया था वो कितना है, पहले का एरिया था 2x का स्क्वायर, पहले हाँ। एरिया 2x का स्क्वायर था, अब वो एरिया जो है इंक्रीज हो गया है बाई 75 सेंटीमीटर, 2x का स्क्वायर प्लस 75। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल? लेंथ पूछिए तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, तो ये आपका 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऑफ 5 टू द 10x माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 25, दैट इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस ऑफ 75। यहाँ से 2x का स्क्वायर ने 2x को मार दिया, यहाँ से 10x माइनस 5x, ये 5x हो चुका है, और ये आपका 75 प्लस 25 100 हो चुका है, तो x इज इक्वल टू 100/5 दैट इज 20। तो आपका आंसर क्या आ चुका है, जो लेंथ आपसे पूछी गई है रेक्टेंगल की वो कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ अगर 40। 20 है तो लेंथ आपकी 40 हो जाएगी। समझ गए, 40 मीटर, हाँ। इजी है। हम्म। ठीक है, इफ ईच ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, हर एक ऑपोजिट साइड स्क्वायर की, तो ऑब्वियसली स्क्वायर है तो उसकी सारी साइड सेम होगी, तो ये भी x+8 हुई है तो ये भी x+8 होगी, और ये भी x+8 होगी और ये भी x+8 ही होगी। इफ द ऑपोजिट साइड ऑफ अ, इफ द, कहाँ गया क्वेश्चन, इफ ईच ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 8 देन द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल thus formed is 5:3. What is the area of the original square? Okay, if each of the opposite sides of square is increased by 8 सेंटीमीटर, हर एक opposite side increase की गई है by 8 सेंटीमीटर, then the ratio of sides of the rectangle thus formed, then the ratio of sides of the rectangle thus formed is 5:3। ठीक है, what is the area of the original square?
कोई बात नहीं। तो हमको ये पता चल गया है कि जो लेंथ है वो कितनी है, x+8 है, और जो ब्रेड्थ है वो भी कितनी है, x+8 ही है, क्योंकि स्क्वायर था। स्क्वायर में आप साइड बढ़ा दो, जितने से आप साइड बढ़ाओगे सारी साइड उतने से ही बढ़ेगी। अब ऐसे करने से ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है ना। ऐसे करने से क्या हो गया कि कहाँ लिखा है सवाल, इफ ईच ऑफ द ऑपोजिट साइड, हाँ, देन रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल दस फॉर्म। ऐसे करने से एक रेक्टेंगल बनता है उनके हिसाब से, और उसका जो साइड्स का रेशियो है दैट इज x+8 डिवाइड बाई x+8, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, इज 5:3, इज 5:3। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर, ये कैसे हो सकता है। स्क्वायर दे रखा है, इफ ईच ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ अ स्क्वायर, इफ ईच ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाय, ओह ओके 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 ओके, समझ गया समझ गया समझ गया। ये देखो ये देखो ये देखो, ये सारी की सारी साइड्स इंक्रीज नहीं हुई है। सपोज करो ये x है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाली साइड इंक्रीज होके x+8 हुई है। अब सपोज करो कि ये वाला x है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाली साइड x+8 हो चुकी है, तो समझ रहे हो। तो अब ऐसे करने हाँ से क्या हाँ हुआ, अब ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, मेरे को समझने में मिस्टेक हो गया शुरुआत में, अब समझ में आ रहा है। तो ऐसे करने से क्या होता है, द रेशियो, देन द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल दस फॉर्म। अब जो रेक्टेंगल बनेगा, तो एक अगर उसकी लेंथ x है, तो उसकी ब्रेड्थ जो है क्या हो गई, x+8 हो गई। तो ऐसे करने से जो रेक्टेंगल बन रहा है x/x+8, ये क्या होगा, ये आपका इस उसकी जो रेशियोस है वो किस फॉर्म में, 5:3 के फॉर्म में, ठीक है ना। तो 5:3 के फॉर्म में, तो मैं उसको 3:5, मैंने जो साइड्स ली है, नीचे मैंने जो बड़ा वाला साइड है उसको मुझे बड़ा वाले उसकी इधर रखना पड़ेगा, तो बड़ा वाला साइड, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। आई गेस अब ये परफेक्ट है। तो x/x+8 इज इक्वल टू 3:5, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा वाला साइड है तो इसके बड़े इधर, ये इधर है तो इसका बड़ा, ठीक है। ऐसे करने से 3:5 होता है, तो फटाक से निकाल लो, ये हो गया 5x दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 24, 5x माइनस 3x दैट इज 2x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू यहाँ से 6 आ गया, क्या, सॉरी 24 है ना ये, तो x इज इक्वल टू 12 आ चुका है, ठीक है। x की वैल्यू 12 आ चुकी है हमारे पास। x अगर 12 है तो उसकी जो साइड है वो कितनी हो गई, x अगर 12 है तो जो स्क्वायर बनेगा ये 12 हो गया, और तो ये 8 से बड़ा है तो ये 20 20। हो गया, ये 12 है तो ये 8 से बड़ा है तो ये 20 हो गया, ठीक है। तो ओरिजिनल इसने क्या पूछा था सवाल के अंदर कि x हमारा 12, पहले तो ये स्क्वायर था ना, स्क्वायर, तो इसका जो पुराने वाले का जो एरिया है स्क्वायर का वो 144 हो जाएगा, समझ में आ गया। क्योंकि हमने इससे क्या पूछा है, इसने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। तो पहले तो वो स्क्वायर था ना जिसकी साइड एक्स 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 और एक्स थी, बाद में वो रेक्टेंगल हुआ जब इनके ऑपोजिट की साइड है x+8, हाँ यहाँ पे x है तो ये x+8 हो गई, तो ये तो बाद का है, बाद का नहीं, हमको x मिल चुका है। तो x मिल चुका है तो ये x 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, और ये भी 12 है, ये आपका एक स्क्वायर है, इसका एरिया कितना हो जाएगा 144, समझ गए। 144। हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब हमसे अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 10 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट अलोंग इट्स पेरीमीटर एट द रेट ऑफ ₹6.5 इज ₹1690, द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। तो बेसिकली ये वाला सवाल भी सब इजी है, ये सब हमने बहुत पहले बचपन में कर रखे हैं जब हम क्लास 8th 9th में थे। तो देखो, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 10 मीटर देन इट्स विड्थ, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 10 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो अगर उसकी विड्थ x है, मतलब विड्थ मतलब उसका ब्रेड्थ अगर x है, तो जो लेंथ हो जाएगी वो 10+x हो जाएगी, क्योंकि लेंथ जो है 10 मीटर ज्यादा है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट अलोंग इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर के अलोंग अब हम लोग फेंसिंग कर रहे हैं, एक एक मीटर का, 6.5 मीटर इज रुपीज, अच्छा, एट द रेट ऑफ ₹6.5 मतलब 1 मीटर का रुपया जो है 6.5 है, ठीक है। और एट द रेट ऑफ ₹6.5 इज ₹16, तो जो भी उसका पेरीमीटर निकल के आएगा, जो भी पेरीमीटर निकल के आएगा उसको पूरे को जब हम फेंस करेंगे तो हमारा खर्चा हो जाएगा 1690, ठीक है। अब देखो, द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट हमसे पूछा है, तो हमारे पास लेंथ है ब्रेड्थ है, हम लोग जानते हैं पेरीमीटर कितना होता है, एक मिनट, ये तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है, जूम हो चुका है, ठीक है, 17% सही है, अगर क्लियर दिखाई दे रही है स्क्रीन, हाँ ठीक है, ये देखो। तो अब पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, 2 × L + B होता है, दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर, हमसे पेरीमीटर पूछा है, तो 2 × L + B, तो 2 × L + B मतलब कितना हो गया, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितनी है उसकी 10+x, और प्लस ब्रेथ x, तो 10+2x हो जाएगा ये, 10+2x इज इक्वल टू पेरीमीटर, तो यहाँ से कितना हो गया 20+2x दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर, ठीक है। अब हमको ये जो है
ये 20 प्लस 2x वाला जो हिस्सा है इसको हमको करना है, ठीक है ना। मतलब ये वाली जो भी आंसर निकल के आएगा ये हमको क्या करना है, ये हमको फेंसिंग करनी है। 1 मीटर करने का फेंसिंग का रुपया है 6.5, और ये जो टोटल मीटर है दैट इज 20 प्लस 2x, ये जो भी आंसर है ये आपका टोटल मीटर है, क्योंकि पेरीमीटर आपका मीटर में आता है, और अगर एरिया होता तो वो आपका मीटर स्क्वायर में आ जाता। तो हमको इतना मीटर फेंस करना है 20 + 2x मीटर, तो इसका जो खर्चा है वो कितना लगा था, 1690 रुपया, 1690 रुपया, ठीक है। तो अब हम लोग 20 + 2x = 1690, तो 2x कितना हो गया 1690 -20। अरे ऐसे ही करेंगे ना, हाँ। क्योंकि 1 मीटर का 6.5 उसने दे दिया, और साथ में उसने कह दिया कि जितना भी आपका पेरीमीटर निकल के आएगा उसका उसको फेंसिंग करने का खर्चा ये है। तो आपका जो पेरीमीटर निकल के आया वो ये है, इसको इसको फेंसिंग करना है तो इतना रुपया लगने वाला है। तो 20 + 2x = 1690, 2x = 1690 -20, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ। 1670 divided by अच्छा, 2x = 1670, ठीक है। तो यहाँ से आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 835। x = 835 ना। हाँ। तो हमसे पेरीमीटर पूछा था, पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। L एल plus एल प्लस बी कितना था, एल हमारी क्या थी 10 + x, तो ये 10 + 2x हो जाएगा, तो ये x 835 है। अरे नहीं यार रुको, क्या हो गया, 2x = 1670, तो x मिल चुका है 835। तो x अगर 2। 835 है तो आंसर 2 + 2 × 835, तो ये अराउंड, नहीं गलत कुछ है, 20 + 2, कहाँ मिस्टेक हो रही है। ओ शिट 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 शिट, एक चीज तो करना ही भूल गए, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, एक चीज तो हम लोग करना ही भूल गए ना। अरे यार शिट, रुको 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 रुको, देखो ये सब स्टेप थोड़े से, ये सब ठीक ही था, कंसेप्ट ठीक था, लेकिन एक चीज भूल गए हम लोग करना। वो चीज क्या है, ये देखो, हमको पेरीमीटर कितना निकल के आया, 20 + 2x पेरीमीटर निकल के आया। 20 + 2x ये क्या है, ये हमारा मीटर है, इतना मीटर हमको फेंसिंग करवानी है, ये बात समझ में आ गई। हाँ। ये तो मीटर है, 1 मीटर, एक ये टोटल मीटर है, 1 मीटर खर्चा करने का कितना रुपया था, सिक्स ओ। पॉइंट फाइव था ना। हाँ। तो 1 मीटर खर्चा करने का 6.5, तो इतना पूरा मीटर खर्चा करने का 6.5 × 20 + 2x, और ये सब किसके बराबर है, ये सब बराबर है 1 1690 के। तो यहाँ से एक x निकल के आ जाएगा, समझ गए। हाँ। एक बार x निकल के आ जाएगा तो उसके बाद उस फॉर्मूले में डाल देना 20 + 2x के अंदर। तो यहाँ पे जो भी x निकल के आएगा वो इसमें डालो और आंसर निकाल लो। क्या बात समझ में आ गई, हाँ। पक्की बात है। हाँ। आगे बढ़ा जाए क्या, बढ़े। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी, ये सब मेरे हिसाब से लेंथ और रेक्टेंगल के ये सब तो हो ही जाएंगे, ठीक है। हाँ। ये एवरेज वाला क्वेश्चन करते हैं, द एवरेज वेट ऑफ 3 मैन वाला। तो तुम इसको पहले बताओ, तुमने ये किया था कि नहीं किया था। नहीं किया। अच्छा, तुम एवरेज तक पहुंच नहीं पाए। नहीं। ओके, एवरेज तक तुम नहीं पहुंच पाए ना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। The average weight of 3 men, J, K, and L is 75 kg. हम्म Another man, M, joined the group and the average now becomes 78 kg. If another man, N, whose weight is 5 kg less than that of M, replace J, then the average weight of K, L, and M and N becomes 77 kg. Find the weight of J. हाँ तो बताओ कुछ पढ़ के, लाइक क्या समझे इससे, कैसे क्या अप्रोच रहेगा हमारा इस क्वेश्चन को करने का। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, और ताकि पेन जो है अच्छे से दिखे। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 3 मेन्स जे के एंड एल इज 75 kg, ठीक है। 3 मैन का वेट हमको एवरेज पता है, 3 मैन है और उनके जो वेट है उनका एवरेज है 75। अनदर मैन एम जॉइंस द ग्रुप एंड द एवरेज नाउ बिकम्स 78। If another man n whose weight is 5 kg less than that of m replaces j, then the average weight of k, l, m and n becomes 77 kg. तो find the weight of j, ठीक है, हमसे ये पूछा है find the weight of j, j का वेट निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए, एक तो वाला क्वेश्चन था, तो इसमें देखो दो चीज हो रही है, एक तो आपका एक पर्सन सामने से आ भी रहा है,
और उसके बाद रिप्लेस भी हो रहा है, तो मतलब दो दो जगह पे हमारा एवरेज बदल रहा है। पहले एवरेज कुछ हो जाता है जब मैन एंट्री करता है, और उसके बाद जब एक मैन छोड़ के जाता है तब एवरेज में वापस चले जाता है। तो एक तो हमारे पास एक फॉर्मूला करवाया था, एक एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था कि जो भी टीचर या पर्सन का जो एवरेज है दैट विल बी इक्वल टू जो एवरेज से इंक्रीज हुआ है। ऐसा कुछ तुमको एक फॉर्मूला दिया था मैंने, शायद अभी तुमको याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन हाँ, अब हम लोग इसको फॉर्मूले से करने जाएंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा ये, मतलब दो दो बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा हम लोग डायरेक्ट ये चीज कर सकते हैं। देखो हमारे पास टोटल वेट कितना है, क्योंकि हर एक एवरेज वेट जो है तीन आदमियों का 75 है, तो मैं टोटल वेट निकाल सकता हूँ ना, टोटल वेट। जो हाँ टोटल वेट आएगा तो जे का और एल का, इन तीनों का जो टोटल वेट होने वाला है वो कितना होने वाला है। अब एवरेज वेट अगर 75 है तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, तीन लोग है, 225 किलो हो जाएगा ना। हाँ क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैसे निकालते हैं एवरेज, कैसे निकालते हैं, टोटल जे का वेट प्लस के टोटल का वेट फॉर्म डिवाइडेड बाय डिवाइड नंबर बाई ऑफ थ्री पर्सन। इज इक्वल टू एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज 75 दे रखा था, दैट इज इंटू थ्री इज इक्वल टू जे प्लस के प्लस एल का वेट। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया कि हमारे पास जो टोटल वेट है वो अभी 225 kg है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, एक और चौथा आदमी आ गया, कौन आ गया, एम आ गया। तो एम आ गया तो अब उसका भी वेट काउंट करो। एम आ जाने से अब हमारे पास जो नया एवरेज निकल के आया वो कितना दे रखा था, यहाँ पे 78 kg हो गया। तो अब जो वेट हो चुका है 78 × 4 दैट इज इक्वल टू 312 kg। क्योंकि चार आदमी आ चुके हैं तो इसलिए चार का वेट लिख लिया। क्या ये बात समझ में आती है। हाँ अब देखो हमको और साथ में क्या कह दिया है कि साथ में कह दिया इफ अनदर मैन एन हुज वेट इज 5 kg लेस देन दैट ऑफ एम। ठीक है ना, तो एक और आदमी है एम, एक आदमी एन है जिसका वजन क्या है 5 kg कम है एम से। तो एम का वेट कितना है वो हमको कैसे पता चलेगा, वेट ऑफ एम। वेट ऑफ एम तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास जे के एल का वेट है, जे के एल का वेट है, और हमारे पास जे के एल एम का भी वेट है। तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ एम का वेट चाहिए तो मैं कैसे करूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। तो 312 में से अगर मैं 225 को माइनस कर दूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझको क्या दे देगा, वेट ऑफ एम दे देगा कि नहीं दे देगा। जल्दी से बोल दो, ये वेट ऑफ एम दे देगा कि नहीं देगा। क्योंकि हाँ हमारे पास यहाँ पे 4% का वेट है, यहाँ पे 3% का वेट है। वो जो 3% इसमें है वो 3% इसमें भी है, लेकिन इसमें 1% फालतू है। तो वो उसी पर्सन का हमको वेट जो है इस हिंट से मिला कि भाई साहब इधर 312 है, इधर 225 है, अगर आपको इसका वजन निकालना है तो 312 में से 225 को माइनस कर दो। फटाक से माइनस करके बता दो आंसर, एम का वेट कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, जल्दी से बोल दो। फटाक से बोलो, 312 में से 225 माइनस करो, 12 में से 5 गया 7 हो गया, और इधर कितना हो गया, 11, 87 87। 87। ठीक है, तो 87 kg जो है ये किसका वेट हो गया, एम का वेट हो गया। तो एन का वेट ऑटोमेटिकली पता चल गया। एन का वेट कैसे पता चल गया कि इसने क्वेश्चन में कहा है कि एन का वेट जो है एम से 5 किलो कम है, तो 87 में से 5 को माइनस कर दो, तो एन जो है आपका 82 kg हो गया। क्या ये चीज समझ में आ गई। हाँ ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, अदर मैन एन रिप्लेसेस जे। तो अब देखो, इफ अनदर मैन एन हुज वेट इज 5 kg लेस देन दैट ऑफ एम रिप्लेस जे। तो अब जे को रिप्लेस करेगा, मतलब जे जो है उसकी जगह ये जो जे है ना, जे गायब हो जाएगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा, उसकी जगह एन हो जाएगा। तो जो नया एवरेज वेट आता है के एल एम एंड एन का, वो अब नया एवरेज जो है क्या बन जाता है। अब हमारे पास के है, एल है और एम और एन है, ये चार लोग हैं, और इनका जो एवरेज निकल के आता है वो कितना निकल के आ जाता है, 77 kg। ठीक है, अब जो नया एवरेज है वो 77 kg, तो टोटल वेट कितना हो गया इनका, वापस निकाल लो 77 इंटू 4 करके। तो 77 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, फटाक से 7 4 28 28 28 29 30, 308, 308। 308। तो टोटल वेट 308 kg हो जाता है। ठीक है, टोटल वेट 308 kg हो चुका है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा फाइंड द वेट ऑफ जे, जे का वेट पूछा है हमसे। ठीक है, हमको किस किस का वेट पता था, हमको वेट पता है एम का, एम एन एन का पता है, और के और एल का वेट हमको नहीं पता है। ठीक है, के और एल का वेट नहीं पता है, हमको एम और एन का वेट पता है। ऊपर आ जाओ फटाक से, ये देखो हमको यहाँ पे एम का वेट पता चल चुका है, और अच्छा, एम और एन का वेट हमारे पास, के एल एम एन का वेट हमारे पास 308 है, जिसमें से एम और एन हमको पता है, के और एल का वेट हमारे पास नहीं है। हमारे पास एम और एन है, यहाँ पे अगर हम, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, देखो एम है, जे का भी वेट हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है।
तो मेरे को वेट ऑफ जे निकालना है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरे पास वेट ऑफ जे है ये मुझे निकालना है। तो वेट ऑफ जे आपका किसके इक्वल हो जाने वाला है, देखो मैं दो क्वांटिटी को माइनस करूंगा। एक तो ये आपका वेट ऑफ जे जो है, क्योंकि जे ने किसको रिप्लेस किया है, जेन जे ने एन को। देखो ये जो वेट आया है KLMN, ये वाला जो वेट है, मुझे किसका, जे का वेट निकालना था। तो इसमें तो जे है नहीं, तो क्या ये मेरा अभी कोई काम का, कोई काम का नहीं है। जे मेरा सिर्फ इस वाले इक्वेशन में है और इस वाले इक्वेशन में है, ठीक है। तो अगर मैं ये वाले को, इस वाले को, इस वाले को इससे अगर मैं माइनस कर दूं, तो JKLM का जो वेट है उससे अगर मैं माइनस कर देता हूँ KL और M के वेट को। KLM का वेट कौन सा है वो पता है क्या, 308 ये है KLM। के N का वेट, अच्छा 308 में से अगर मैं 80 को तीन माइनस, सौ आठ से एन का वेट माइनस कर देंगे तो आ हाँ जाएगा। देखो ना यहाँ पे देखो, ये 308 है, ये KLMN हाँ, है, ठीक है। तो KLMN में से मैं N का वेट मुझे पता है 82 केजी है, 80। टोटल वेट 308 है चारों का, जिसमें से 82 केजी N का वेट है। तो 308 में से अगर मैं 82 को माइनस कर देता हूँ, तो 8 में 2 गया 6, और इधर कितना आ गया 9, और इधर 2, टू 19 में से से आ गया 7, 276। मतलब के एल और एम इसका वजन कितना है, 276 है, ठीक है। KLM का वजन 276 है। तो के एल एम का वजन जो है 276 है, और जे के एल एम का वजन कितना है, 312 है। देखो के एल एम का वजन 276 है और जे के एल एम का वजन जो है कितना है, 312 है। तो इस वाले में से इसको माइनस कर दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ जे टू का ट्वेंटी सिक्स 226 आया क्या, कि 276 आया। हाँ, 8 टू में से 2 ट्वेंटी गया सिक्स 6, इधर आ गया 9, 9 में से 8 गया, 10 से 8 जाएगा टू। अच्छा 8 में से 2 गया 6, इधर आ गया 10 था तो इधर आ गया 9, 9 में से 8 गया 1, 216 ना। अरे 308 में से 82 को माइनस करना है तो कितना होता है, 216 ना। 308 में से 82 को माइनस करना है तो 226। मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा हाँ, 2 से 24 से आए। अरे अरे मैंने यहाँ पे कैरी क्यों ले ली, मैंने कैरी ऐसे ही ले ली यहाँ पे, रुको ये हाँ, मिस्टेक कर दिया था मैंने थोड़ा कैरी में, इसलिए कंफ्यूज हो गया। 308 जो है इसमें से 82 को माइनस करना है, तो 8 में से 2 गया 6, 6। यहाँ पे 10, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे आ गया 2, तो 226, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 226 हो चुका है, 226। और हमारे पास के एल एम, के ये जो वेट है वो किसका है, वो के एल एम का वेट है, के एल एम का वेट 226 है। और दूसरा वाला जो वेट था वो किसका था, जे के एल एम का, जो कि कितना था, 312 था। तो 312 में से 226 को माइनस कर दो, 312 में से 226 को आप माइनस कर दो, तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 312 में से 226 को, 86 केजी। तो 86 केजी इज द वेट ऑफ द जे, ठीक है। ये जे का वेट है, क्या समझ में आया क्या। हाँ, थोड़ा सा एवरेज था, इधर उधर किया, ऊपर नीचे सवालों को दे रखा था, तो उसकी वजह से लाइक उनको यूज करके हमको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने थे। बात समझ में आ गई। हाँ। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 6 मेंबर, ये तो मैंने करवा दिया है। नहीं नहीं, उसमें दूसरा क्वेश्चन था, वो संस्कृत टीचर था, हिंदी टीचर था और आर्ट टीचर था। ये वाले क्वेश्चन में क्या है, इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 6 मेंबर कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 men एंड 5 women कंसिस्टिंग ऑफ 4 women एंड 2 women। एक बार तुम इसको थोड़ा सा ट्राई करो, मैं 1 मिनट में आया। ओके। हम्म, हाँ समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ, आवाज आ रही है ना, परफेक्ट आवाज आ रही है, कोई दिक्कत है हाँ। आवाज में। नहीं नहीं, कोई दिक्कत ओके, नहीं है। इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 6 मेंबर कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 men एंड 5 women, ठीक है। हमारे पास कितना है, 6 मैन है और 5 जो है वुमेन है, ठीक है। हमको एक 6 मेंबर की कमेटी बनानी है, जिसमें से 4 मैन होने चाहिए और 2 वुमेन होनी चाहिए। तो 4 तो मैन होने चाहिए, तो टोटल हमारे पास 6 मैन है। तो पहले मान लो कि 6 में से मैंने 4 मैन ले लिए, और हम्म। हमारे पास क्या है, 2 वुमेन होनी चाहिए, तो 5 में से मैंने 2 वुमेन ले ली। दो। एक तरीका तो ये वाला है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं 4 मैन, अच्छा 4 मैन होने चाहिए और 2 वुमेन होनी चाहिए, बस ये एक ही तरीका है ना, और तो कोई तरीका ही नहीं है।
बस इतने तरीके से कमेटी बन सकती है। अगर वो कहता कि मतलब वुमेन जो है 3 होनी चाहिए, मतलब नहीं इसमें नहीं, और तीसरा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, वरना वो भी हो जाता अगर वो कहता तो। बस इतना ही तरीका बनेगा कि 6 में से 4 आदमी ले लो और 5 में से 2 वुमेन ले लो, तो आपकी 6 मेंबर की कमेटी बन चुकी है। ठीक है, 6C4 हाँ। इंटू 5C2। देर आर 50 बकेट्स एंड 50 पर्सन। 50 बकेट है और 50 ही पर्सन है। पर्सन वन कीप्स 1 बॉल इन एवरी बकेट, पर्सन टू कीप्स 2 बॉल इन एवरी सेकेंड बकेट, पर्सन थ्री कीप्स 3 बॉल्स इन एवरी थर्ड बकेट। समझ रहे हो क्या हुआ है? देर आर 50 बकेट्स एंड 50 पर्सन। 50 बकेट्स हैं, 50 पर्सन हैं। पहला जो पर्सन है ना, वो क्या कर रहा हाँ। है, एक बॉल रखता है हर एक बकेट में। हर एक ठीक है, बकेट। पर्सन टू जो है 2 बॉल रखता है जितनी भी एवरी सेकेंड बकेट। सेकेंड बकेट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट बकेट है, ये सेकेंड बकेट है, ये थर्ड बकेट है, और ये फोर्थ है, ये और फोर। ये fifth है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला पर्सन होगा उसने यहाँ पे एक बॉल डाल दी। पहले पर्सन ने इसमें भी डाल दी, इसमें भी डाल दी, इसमें भी डाल दी, इसमें हर एक में डाल के आ गया। अब जो सेकंड पर्सन है ना, वो क्या करता है, वो 2 बॉल डालता है इन एवरी सेकंड बकेट। तो सेकंड यहां से स्टार्ट करेगा तो सेकंड बकेट ये आएगी, इसमें हम्म। इसने 2 बॉल डाल दी, फिर इसने इसमें 2 बॉल डाल दी, फिर ऐसे ही जो अगला आएगा 2 और डाल देगा, और जो थर्ड पर्सन है वो क्या करेगा, 3 बॉल डाल देगा। ठीक है, और ऐसे ही जो ऐसे ही तीसरी डाल। बकेट आएगी उसमें भी वो 3 बॉल डाल देगा। समझ रहे हो? हाँ। This process goes on till 50% keep 50 balls in the 50. Find the total number of balls kept in 50 bucket. तो 50वें बकेट में कितनी बॉल्स हो पाएगी आपको ये बताना है। बाप रे, दैट्स सोचने वाला क्वेश्चन है। कैसे सोचेंगे इसको कि 50वें टाइम पे, क्योंकि 50वें में कौन 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 सा पर्सन है जो, एक एक सिंपल सा सिचुएशन समझो कि जो 50 वाली बकेट है ना, 50वीं वाली बकेट, तो 50वीं वाली बकेट में कौन कौन बॉल रख सकता है? एक तो पहला पर्सन रख सकता है, सेकंड पर्सन रखेगा क्योंकि 50 जो है उसके टेबल में आता है 225 आता है, मतलब हर एक 2 2 2 2 के गैप में रखेगा, तो 50वें नंबर पे बॉल जाएगी। थर्ड वाला पर्सन नहीं रखेगा क्योंकि थर्ड वाला पर्सन हर 3 के इंटरवल में रख रहा है, तो 3 का जो 50 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 के मल्टीपल में 50 थर्ड नंबर बॉल नहीं रखेगा। फोर्थ वाला भी नहीं रखेगा, फिफ्थ वाला जरूर रखेगा, तो फिफ्थ वाले ने बॉल डाली है। सिक्स्थ वाला भी नहीं रखेगा, सेवंथ भी नहीं रखेगा, एट्थ भी नहीं, नाइन्थ भी नहीं, 10 वाला रखेगा, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 भी नहीं, 15 वाला भी नहीं, 16 वाला भी नहीं, 17 नहीं, 18 19 20, और अब जाके 25th वाला रखेगा, और फिर जाके 50 वाला। तो ये 25 वाला 25 बॉल रख देगा, 50 वाला खुद अपने में 50 बॉल रख देगा, 10 वाले ने 10 बॉल रखेगा, 50 वाले ने 5 बॉल, इसने 2 और उसने 1। टोटल बॉल कितनी हो गई, 3, 8, 18, रुको, 5 6 7 8, 8 और 18, 18 और साथ में ये 75, तो 8 और 5 13, 7 8, 7 और 93 बॉल्स। तो टोटल 93 बॉल्स हो गई। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या कैसे किया? हाँ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा बस कंसेप्चुअल था लेकिन इंटरेस्टिंग था ना। हाँ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया अच्छे से। हाँ। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 10 years ago द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर। बहुत अच्छा, वापस से ये एवरेज के सवाल हैं। 10 years अगो, 10 साल पहले, द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर वॉज 28 years। 4 मेंबर थे, तो ठीक है, ये लो 4 फैमिली मेंबर्स हैं। 4 फैमिली मेंबर्स हैं, इनका जो हर एक फैमिली मेंबर्स का वेट हमको नहीं पता है, लेकिन 4 फैमिली मेंबर्स का जो टोटल वेट है वो कितना होने वाला है, 28 into 4। ये हम करना जानते हैं, 28 into 4, जो कि कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32, 4 2 जा 8, 112। ठीक है, अब देखो उसके बाद 2 चिल्ड्रन हैव बीन बोर्न, द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ फैमिली सेम। अब 2 बच्चे फिर बोर्न हो गए। ठीक है, अगर प्रेजेंट की बात करें तो 2 चिल्ड्रन बोर्न हुए हैं, और जो प्रेजेंट एवरेज एज है वो भी सेम होती है। ठीक है, प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली सेम, जो 10 साल पहले एवरेज था, अब भी आज 2 बच्चे और हो गए, तो अब टोटल कितने बच्चे हो गए, 6 फैमिली मेंबर हो गए। 6 फैमिली मेंबर हो चुके हैं, लेकिन जो एवरेज है वो रिमेन्स सेम। तो एवरेज तो 28 ही रहेगा, लेकिन इस बार पर्सन कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं। तो 28 into 6 कर दूंगा तो इसका वैल्यू कैलकुलेटर से कितना आ जाएगा, फटाक से कर लो। तो दैट इज इक्वल टू कितना, 28 into 6, 168। अब जो है ये 168 हो गया इनका टोटल वेट। ठीक है, what are the present age of the children if the age difference between both the children is 2 years। जो 2 नए बच्चे बोर्न हुए हैं, 2 नए बच्चे बोर्न हुए हैं, ठीक है, और उनके बीच का जो एज डिफरेंस है वो 2 years का है। तो ठीक है, एज डिफरेंस भी आपके पास दे दिया है,
और हमसे पूछ लिया व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ द चिल्ड्रंस। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, कोई बताएगा? देख लो, ऐसे करेंगे। सबसे पहले मैंने ये 20 into 4 किया, ये चीज समझ में आई क्या? हाँ। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद अ, अभी एक चीज और बतानी है। ये जो थी, ये 10 years ago, 10 years ago की मैं बात करता हूँ। ये जो सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन कब की है? ये 10 years ago की है, क्योंकि 4 फैमिली मेंबर थे और उनका जो एवरेज था 28 था, तो 22 into 4 112। ठीक है, तो टोटल एज जो है 4 मेंबर्स की 112 साल है। ये कौन सी एज है? ये टोटल एज है 10 years बिफोर 4 फैमिली मेंबर्स की 112 है। ठीक है, टोटल एज ऑफ 4 मेंबर्स की 112 है। लेकिन जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे, तो प्रेजेंट की बात करेंगे तो ये वाला जो सिचुएशन है, ये वाला सिचुएशन, ये कहाँ पे पहुंच जाएगा? ये वाला सिचुएशन आपका आ जाएगा, इसमें 10 और ऐड हो जाएगा। पहले देखो, पहले आपका 112 था, जब एवरेज आपका 28 था, 4 फैमिली मेंबर थे। ये जो एज निकल के आई 112 एज, ये कब की है? ये 10 साल पहले की है। अगर मैं अभी की बात करता हूँ, प्रेजेंट सिचुएशन की, तो अब जो 28 में हम लोग 10 को जोड़ देंगे, क्योंकि 28 क्या है आपका, देखो ना, 28 आपका एवरेज एज है। ये देखो, 10 years ago द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर वॉज 28 years। ये 28 ईयर 10 साल पहले का एवरेज है। और अभी मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ, तो प्रेजेंट में भी एवरेज सेम रहता है। तो 28 + 10, साथ में फैमिली मेंबर्स कितने हैं? 4। तब ये 152 ईयर्स हो जाएगी। ये चीज समझ में आई क्या? हाँ। ठीक है, ये प्रेजेंट सिचुएशन है। ठीक है, और प्रेजेंट सिचुएशन में एक और चीज बोल दी है कि अब उनकी प्रेजेंट फैमिली में और 2 बच्चे आ चुके हैं। तो तब भी उनका एवरेज क्या था? सेम था। तो 28 into 6 कर दिया मैंने। ठीक है, 28 into 6 किया है। तो ये वाला सिचुएशन क्या है? ये आपका 168 ईयर्स है। ये कैसे निकला 168? क्योंकि ये वाली प्रेजेंट एज है आपकी अभी की टोटल फैमिली के 6 फैमिली मेंबर्स इंक्लूडेड है। और ये वाला जो सिचुएशन है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ 4 फैमिली मेंबर्स का है, क्योंकि 10 साल पहले वो ये था। तो आफ्टर 10 years, जब वो 4 फैमिली मेंबर, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशंस हमको बनाने हैं। तो ये वाला तो नया इक्वेशन है। देखो, 6 फैमिली मेंबर, जब फैमिली मेंबर्स में 6 बच्चे हो चुके, सॉरी, जब 2 मेंबर और ऐड हो चुके हैं, तब का हमारे पास एवरेज तो सेम ही रहना है, 28 ही रहेगा। 28 into 6 कर दिया। लेकिन जब इनिशियली 10 years बिफोर दो था, वो एवरेज 28 था 4 फैमिली का। तो अब आफ्टर 10 years एवरेज भले ही सेम है, लेकिन हम लोग 28 + 10 तो करेंगे ना, एज तो बढ़ेगी ना उनकी। अरे एज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ, बढ़ेगी। क्योंकि ये एज कब की थी? ये 112, ये 4 जन थे, इनकी एज 112 है। ये तो 10 साल पहले की है। अब इनके अंदर हमने क्या किया है? 112 के अंदर मैं 40 और जोड़ दूंगा ना, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर से 4 फैमिली मेंबर, हर एक फैमिली मेंबर की 10 10 10 10 बढ़ा दो, तो 2 5 152। ये 152 कैसा है, समझ में आया ना क्या किया? हाँ। तो ऐसा होने से क्या हो, देखो, पहले 6 फैमिली मेंबर, सॉरी, अभी प्रेजेंट में 6 फैमिली मेंबर का एज कितना है? 6 फैमिली मेंबर का एज 168 है। और 4 फैमिली मेंबर्स का प्रेजेंट कितना है? 152 है। ये हमने यहाँ निकाला। ठीक है, इनका जब डिफरेंस करेंगे, इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 16। तो ये जो 16 डिफरेंस आया है एज, ये कहाँ से आया है? ये उन बच्चों का है। हम्म। ठीक है, 16 जो एज है, ये जो 16 जो डिफरेंस निकल के आया, ये भी एक एज है। ये एज है, ये एज। और ये 152, ये टोटल एज है। मतलब ये 4 जनों का एडिशन, ये 6 जनों का एडिशन है। और ये आपके 4 पर्सन का एडिशन का जो एज है, मान लो कोई एक 40 साल का होगा, कोई एक 60 साल का, कोई 10 साल का, उन सभी का एडिशन मिला के फिर उनका जब डिफरेंस करेंगे, तो टोटल 16 डिफरेंस आ गया है। ठीक है, अब देखो, ये 16 जो डिफरेंस आया है, ये एज किनकी है? ये 2 बच्चों की है। 2 जो भी नए फैमिली मेंबर्स आए, क्योंकि इसमें 6 थे, इसमें 4 थे, तो जो 2 बच्चे बचे हुए हैं, उनका जो डिफरेंस निकल के आया है वो 16 है। और हमसे क्या कह दिया है कि जो 2 नए बच्चे बोर्न हुए हैं, उनमें से, जो नए बच्चे जो बोर्न हुए हैं, उनमें से कोई, उनका जो डिफरेंस है, उनमें आपस में जो डिफरेंस है, जैसे ये एक राहुल है और ये एक राम है, राम और राहुल, तो इनमें आपस में एज का कितना गैप दे रखा है? इनमें एज का गैप दे रखा है कितना? कहाँ गया वो क्वेश्चन? हम्म। 10 2 ईयर्स का है, 2 ईयर्स का एज का गैप दे रखा है। ठीक है, राहुल जो है, राम जो है, राहुल से 2 साल बड़ा है। मतलब राम आपका राहुल से 2 साल बड़ा है। तो आप क्या कह दोगे? तो कितना हो जाएगा देखो,
आप ऐसे तो 8 और 8 तो नहीं कह सकते, क्योंकि राम और राहुल है, दोनों की एज 8 और 8 नहीं हो सकती, क्योंकि एक जन 2 साल बड़ा है। तो अब अगर आप इसको 2 साल बड़ा कर दोगे तो इसको 10 और इसको 8 कर दोगे तो ये तो 18 हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। 9 और 7 कर दो, एक जन 9 साल का हो, एक जन 7 साल का होगा। समझ में आ गया क्या? हाँ पक्की बात है? हाँ। आंसर क्या हो जाएगा? 9 और 7। 9 और 7। वो बच्चों की एज कितनी हो जाएगी? 9 और 7। ठीक है, कैसे निकाली, ये कैसे किया, सब कुछ एकदम तरीका समझ में है। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन था, जब भी ऐसे कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो हमारे पास कुछ प्रीवियस डाटा दिया रहेगा, पुराना डाटा, ठीक है, जिससे हम लोग क्या हाँ करेंगे, पुराना डाटा मतलब जब वो बच्चे पैदा नहीं हुए होंगे। सपोज करो कि हमारी फैमिलीज का डाटा दे दिया है, तो ये फैमिली है, तो इस फैमिली का एवरेज दे दिया रहेगा कि भाई उस फैमिली की पर्टिकुलर ये एज है, ये एवरेज एज है उस पर्टिकुलर फैमिली की। अब उस पर्टिकुलर फैमिली में कितने मेंबर हैं उससे आपने मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको एक डाटा निकल के आ जाएगा। ऐसे ही फिर कह देगा कि भाई इस फैमिली को 12 साल बाद कुछ बच्चे हुए, तो अब वो फैमिली 12 साल बाद बच्चे हुए हैं, तो वो फैमिली के हर एक मेंबर की 12-12 साल तो एज बढ़ेगी ना। जो पहले बच्चे, पहले जो फैमिली के अंदर मेंबर प्रेजेंट थे उन सभी की 12-12 साल से एवरेज एज बढ़ जाएगी। तो अब जो ये एवरेज एज तो सेम है, लेकिन साथ में उसको एडिशन, जितने साल यहाँ पे गए हैं वो साल को ऐड करना पड़ेगा, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने मेंबर्स थे तो 5 मेंबर थे, तो यहाँ से कुछ एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या कि अब प्रेजेंट एज देखेंगे, सॉरी, अब प्रेजेंट कंडीशन देखें, फैमिली की 2 बच्चे और आ चुके हैं। अब टोटल मेंबर कितने हो चुके हैं? 7 हो चुके हैं। फिर भी उनका अगर एवरेज सेम है तो जो इधर एवरेज था वो इधर एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ मिलेगा, यहाँ से कुछ डाटा मिलेगा, दोनों को डिफरेंस कर दो, और उसके बाद जैसा गिवन क्वेश्चन है उससे आगे बढ़ो। समझ गए? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या किया है कि इन एन नहीं। एग्जामिनेशन एवरी कैंडिडेट टुक जर्मन और इंग्लिश और बोथ सब्जेक्ट एज अ लैंग्वेज पेपर। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश लेते हैं, उसमें क्या किया, उसमें हर एक कैंडिडेट ने या तो जर्मन लिया या इंग्लिश लिया या दोनों ही ले लिए को। ठीक है, मतलब सिलेक्शन था कि भाई आप तो 2 ले सकते हो, आप एक ले सकते हो, या फिर आप इसमें से कोई एक ले सकते हो, या इनमें से आप दोनों ही ले सकते हो, ऐसा सिलेक्शन था। ठीक है, तो 76.5% ऑफ द कैंडिडेट टुक जर्मन। ठीक है, तो 76.5% वालों ने क्या किया, जर्मन ले लिया। ये चीज समझ में आई क्या? जर्मन कितने बच्चों ने लिया? 76.5%। 76.5। एक मिनट, जर्मन। एक मिनट, मैं अटेंडेंस का थोड़ा सा देख लेता हूँ। भाई अटेंडेंस होगा तो बुला लेना। हाँ ठीक है, तो इसने क्या बोला कि 76.5% कैंडिडेट्स ने जर्मन ले लिया और 48.7% ने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लिया। इफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन इज 3250। अब हमारे पास क्या है, ये देखो टोटल हमारे पास है कि भाई साहब 3250 बच्चे एग्जाम देने आए, जिसमें से 76.5%, इतने बच्चों ने क्या लिया, इतने बच्चों ने ले लिया जर्मन, और 48.7% बच्चों ने ले लिया क्या, इंग्लिश ले लिया। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियरिंग इन एग्जाम 3 2, देन हाउ मेनी कैंडिडेट टुक बोथ द सब्जेक्ट्स। तो दोनों सब्जेक्ट्स मतलब कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स लिए होंगे? तो बता दो दोनों सब्जेक्ट्स कितने कैंडिडेट्स ने लिए होंगे। तो अब देखो 3250 का 76.5% निकालोगे, थ्री टू अगर 3250 का 76.5% निकालो, 3250 का 76.5% अगर मैं निकालता हूँ, दैट इज अप्रोक्स 2486। ठीक है ना, तो 2486 बच्चों ने क्या ले लिया, जर्मन ले लिया। तो जर्मन। बाकी, अब देखो 3250 का 48.7%, अगर मैं ऐसे निकालूंगा तो फिर तो मिक्स हो जाएगा ना बच्चे। 3250 का अगर मैं 48.7% निकालता हूँ तो ये तो 1582 हो गया, और इनका एडिशन करूंगा, तो इनका एडिशन करूंगा तो 2486, जो कि ये तो अब हो जाएगा नहीं, इस ये जो इतने बच्चों में से भी कुछ मिक्स बच्चे हैं जिन्होंने सब्जेक्ट्स लिए हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल ये नहीं दे रखा है। 76.5% टोटल, 76.5% जर्मन लिए और टोटल 48.7% इंग्लिश लिए हैं। तो इनके बीच के अंदर मिक्स कुछ बच्चे हैं जिन्होंने जर्मन भी लिया और इंग्लिश भी लिया है। तो इनको कैसे सॉल्व करना है ये देखो। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3250 है, ठीक है, और हम डायरेक्ट तो इसमें एवरेज का कंसेप्ट लगा नहीं सकते, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, सोचो सोचो। इसे कैसे करेंगे देखो। तो जिन्होंने दोनों ही लिया है, दोनों ही लैंग्वेज लिया है, तो इतने परसेंट ने जर्मन लिया, इतने परसेंट ने इंग्लिश लिया। अगर ये दोनों परसेंट दोनों लैंग्वेज ले लेते हैं, मतलब इनको मैं दोनों को ऐड कर दूं सम को,
जर्मन भी लिया हो और इंग्लिश भी लिया हो, दोनों लिया है। तो 76.5 प्लस 48.7 ये मैं लेता हूँ इंग्लिश। तो इसमें से अगर मैं, अच्छा 76.5% ये था, अच्छा ओके। इसका अच्छा समझ गया कैसे करना है। देखो इसका 76.5% निकालते हैं, क्या कितना निकाला था मैंने, याद है क्या? 3250 का 48, Approximately 3250 का 76.5% निकालते हैं तो 24862, 248,625। एक मिनट मैं निकाल ही लेता हूँ फिर से। 76.5 कितने का, 3250 का, 24 डिवाइड बाई 100 तो करना ही ना, 2486 होता है, ठीक है। इसको मिटाओ। हम्म, तो टू, एक मिनट, इसको इधर लिखा 2486। ये जो बच्चे हैं ये किसके हैं, जर्मन के हैं, ठीक है। और इंग्लिश के बच्चे कितने हो जाते हैं वो बता देता हूँ, 3250, एक बार म्यूट करना। 3250 और 48.7 डिवाइड बाई 100, तो ये होते हैं 1582। तो टोटल जो बच्चे निकल के आते हैं ये हो जाते हैं 24860, दैट इज 408। तो 4068 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जर्मन और इंग्लिश लिया है। इसमें से मैं अगर 3250 को माइनस कर दूंगा, 3250 को अगर मैं माइनस करता हूँ 4068 में से, तो 818 बच्चे आ जाते हैं। तो 818 जो है ये आपके बच्चे हैं। तो अगर 818 बच्चे हैं, 818 बच्चे यहाँ से निकल के आते हैं। तो अगर सपोज कर लो कि, ठीक है, ओके, इसको एक और तरीके से देखो, एक मिनट रुको, इसको मैं एक और तरीके से बताता हूँ। ये बैठ ही नहीं रहा, इसका आंसर ऐसे नहीं आएगा। लाल पेन ले लेते हैं, फटाक से करते हैं इसको। हम्म, ये देखो, अगर मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास 100 कैंडिडेट है, ठीक है, तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारे पास कितने कैंडिडेट्स हैं, 100 कैंडिडेट्स है, ठीक है। 100 कैंडिडेट्स जा रहे हैं, जिसमें से 76.5 जो है जर्मन लेते हैं, ठीक है, 76.5 जर्मन लेते हैं, और आपके 48.7 ये क्या लेते हैं, आपका इंग्लिश लेते हैं, ठीक है। 48.7 इंग्लिश लेते हैं, 76.5 आपके जर्मन लेते हैं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो दोनों सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो दोनों सब्जेक्ट्स ले रहे हैं वो कितने हो जाएंगे। एक मिनट इसको जूम कर लेने दो मुझको, आई गेस परफेक्ट, यस, परफेक्ट आ गया, ठीक है। हाँ, देखो 100 कैंडिडेट है, 100 में से 76.5 आपके जर्मन ले रहे हैं और ये आपके इंग्लिश ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने बोथ द सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट्स लिए हैं, तो वो कैसे पता चलेगा, इसका सब्जेक्ट का एडिशन, इसका सब्जेक्ट का एडिशन, दैट इज 76.5 प्लस 48.7। इसको मैं अगर माइनस कर दूं, टोटल कैंडिडेट्स है, टोटल कैंडिडेट 100 हैं, 100 टोटल कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से इतने बच्चों ने जर्मन लिया है, इतने बच्चों ने इंग्लिश लिया है, दोनों को ऐड करके 100 से माइनस कर दूंगा, तो जो सम निकल के आएगा वो हमें बता देगा कि इतने बच्चे जो हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिया है, कौन सा, दोनों सब्जेक्ट्स लिए हैं। दैट इज, इसको अगर मैं माइनस करता हूँ 76 में से, इसको माइनस करते हैं तो 25.2 के आसपास कुछ आता है। तो मतलब 25.2 जो है, इतने ऐसे सब बच्चे हैं, इतने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स लिए हैं। अब देखो, इतने बच्चे हमको मिले हैं 100 कैंडिडेट्स में, 100 कैंडिडेट्स में 25.2 है। हमारे पास टोटल कैंडिडेट्स कितने थे, टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास थे 3250। तो 3250 कैंडिडेट्स में कितने हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। तो इसको आप कर लो, 100x इज इक्वल टू 25.2 मल्टीप्लाइड बाई 3250। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 25.2 मल्टीप्लाइड बाई 3250 डिवाइडेड बाई 100। क्या ये बात समझ में आती है कि क्या आप यहाँ से x निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? हाँ, कर लेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, ऐसे क्वेश्चन मतलब हम लोग कहाँ पे देखेंगे जनरली, ऐसे क्वेश्चन जब हमारे पास ये देखो, इसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास जैसे समझ करो कि मेरे पास दो चीजें हैं, ठीक है, ये दो बॉक्स हैं। मैं ये कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे 50 रुपीज हैं, ठीक है, 50 रुपीज के मेरे पास यहाँ पे 5 नोट्स हैं, 50 रुपीज के 5 नोट ले लिए मैंने। और यहाँ पे मेरे पास क्या चीज है, 100 रुपीज है, और 100 रुपीज के मेरे पास 10 नोट्स हैं, ठीक है। 50 रुपीज के 5 नोट हैं और 100 रुपीज के मेरे पास 10 नोट हैं। मैं इनको क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे को जानना है कि, अच्छा,
50 रुपीज के 5 नोट है, 100 रुपीज के 10 नोट्स हैं, और मैं कहता हूँ कि 5 नोट और 10 नोट्स हैं। मैंने तो ये तुमको बता ही दिया। ओके। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ मेरे पास टोटल 200 रुपीज रखे हुए हैं, ठीक है। ये 50 रुपीज के ना करके इसको मैं 10 और 20 करता हूँ। ये 20 रुपीज के नोट है, और ये आपके कितने रुपए के, 10 रुपीज के नोट है, ठीक है। इसको माइनस कर दो और इसको 10 रुपीज के नोट बना लो। तो अब 10 रुपीज के नोट्स मेरे पास हैं, टोटल रुपीज 200 होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं तुमको लिख के दे देता हूँ कि भाई साहब 10 रुपीज की जो मेरे पास नोट है ना, वो कुछ 40% है, ठीक है। 40% नोट मेरे पास 10 रुपीज के हैं। बाकी के 60% जो नोट हैं वो मेरे पास 20 रुपए के हैं। और टोटल नोट्स मुझे आप बताइए, मतलब मुझे आप बताइए कि दोनों नोट्स, मतलब टोटल मेरे पास दोनों नोट का जब मैं एडिशन करूंगा तो मेरे पास 10 और 20 के कितने नोट बनेंगे। मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ। तो मैं ऐसे टाइप के मैं क्या कर रहा हूँ, 60 और 40 दैट इज 100। 100 में से 200 को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया 100। ये आ गया 100। बेसिकली यहाँ पे ये इक्वेशन शायद बैठेगा नहीं, क्योंकि कुछ मिस्टेक है इसमें, ऐसा नहीं करना है। कोई और एग्जाम्पल से बैठेगा, लेकिन फिर भी मैं एक अंदाज लगा रहा हूँ कि इस तरह का हम बना सकते हैं 100। तो अच्छा, एक चीज और, ये हमें 200 से माइनस नहीं करना है, सॉरी। हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में मैंने 200 से थोड़ा ना माइनस किया था। इनिशियली मैंने कुछ, हाँ, इनिशियली मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो कैंडिडेट्स हैं, मतलब मेरे पास जो नोट्स हैं, मतलब इनिशियली मैं ऐसे कहता हूँ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 नोट्स हैं, ठीक है। मेरे पास 10 नोट्स हैं। ये 10 नोट्स किसके हैं, मेरे पास ये 10 टोटल नोट्स हैं। मुझे नहीं पता इसमें से कि 10 के कितने हैं, 20 के कितने हैं। मेरे पास टोटल 10 नोट्स रखे हुए हैं। और ये जो 10 नोट्स हैं, इसको मैं माइनस कर दूंगा इनके एडिशन से। तो 40 + 60, 100, 100 - 10 दैट इज 90। तो अगर 10 नोट में 90 बनता है, तो फिर मेरे को 200 रुपये चाहिए। तो 200 में कितने एक्स नोट्स हो जाएंगे। तो 10x इज इक्वल टू 200 × 90/10। 9 × 9 = 18। ये कुछ और एग्जांपल हो गया, लाइक इसके जैसा बैठा नहीं, ठीक है। नोट्स का यहाँ पे बैठ नहीं रहा है कैलकुलेशन, क्योंकि नोट्स अलग चीज हो गई, ठीक है। नोट्स तो बेसिकली एक क्वांटिटी हो गया ना, मतलब अगर 10 और 20 नहीं नहीं बैठेगा यहाँ पे, नोट्स नहीं बैठेगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। लेकिन वो तुम समझे क्या, वो वाला जो क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दे रखे हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कुछ दे रखे हैं, और हमको ये, हमने एक और प्रॉब्लम ऐसा देखा था डाटा इंटरप्रिटेशंस में। अगर तुमको याद होगा, डाटा इंटरप्रिटेशंस के कंसेप्ट में हमको ये यूज करते हैं जब हमारे पास ग्राफ वगैरह होते हैं, या फिर जब हमारे पास लाइक ऐसे जैसे दो पाई चार्ट्स गिवन है। सपोज करो कि हमारे पास दो पाई चार्ट्स गिवन है। मतलब पाई चार्ट्स बेसिकली ये कुछ एक डाटा बता रहा है यहाँ का, इस वाले के अंदर मैन बता रहा है, यहाँ पे भी मैन बता रहा है। यहाँ पे टोटल 30,000 है, जिसमें से कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सेक्टर में कुछ वुमेन्स हैं, फिर आईटी सेक्टर्स में कुछ वुमेन्स हैं। और यहाँ पे ये अलग अलग स्टेट्स हैं, और मतलब जिस जहाँ पे वो सेक्टर्स हैं, यहाँ पे वो मतलब अलग अलग स्टेट्स में हैं। तो हम लोग बेसिकली इनका यूज करते हैं कि पहले पहले 100 कैंडिडेट्स के लिए, और फिर उसका जो भी आता है उसको फिर जितने भी हमारे पास टोटल मतलब अवेलेबल हैं उससे हम कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली ये सारे के सारे कंसेप्ट वहाँ पे यूज होते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के टाइम पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उनमें से एक ही था। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, परसेंटेज के ऊपर ऐसे सवाल आते भी हैं। समझ में आया ना। हाँ। तो ये वाली चीजें तो तुमको आई जाएगी। फिर से 24 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days, ये सब तो हमने बहुत सारा कर लिया है। अ बॉक्स कंटेन दिस मच टिकट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ टिकट्स कंटेनिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 और 8। तो ये वाला भी कोई हार्ड नहीं है। लाइक इसमें क्या बोल दिया कि एक बॉक्स है जिसमें से 320 टिकट है, ठीक है। एक डब्बा रख दिया है, इस डब्बे के अंदर टोटल 320 टिकट्स हैं, और उन पे नंबर लिखा हुआ है कि भाई साहब टोटल 320 टिकट है, और हर टिकट पे 1 2 3 ऐसे करके नंबर लिख दिया है। टोटल जो आखिरी वाली टिकट है उस पर 320 लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर फ्रॉम 1 टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ टिकट्स कंटेनिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 और 8। तो इसने बोला है कि कंटेनिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 और 8, 3 का भी होगा और 8 का भी होगा। एंड नहीं है, अगर एंड होता तो 3 और 8 दोनों में जाना चाहिए। 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 8 का भी मल्टीपल, और है या तो 3 का हो या 8 का हो। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी कि जो मल्टीपल है वो 3 का होने वाला है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं भाई साहब, हमारे पास 320 टिकट्स हैं। तो 320 ही हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस हो गए। और हमारा जो इवेंट है, कंडीशन क्या है कि अब मान लो 1 से 320 तक कोई नंबर है जिसमें से 3 का मल्टीपल कितना है, तो टोटल 320 के
320 के मल्टीपल्स कितने हो गए 3 के? 3 वन जा 320 का मल्टीपल निकाल, 3 वन जा 3 4 5। अरे रुको, समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ? देखो ये 3 हो जाएगा, फिर ऐसे ही लाइक 320 का मल्टीपल्स बेसिकली 320 है ना, तो उसमें जैसे एक ऐसे समझो कि एक डब्बा है, जैसे एक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, डॉट 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 100 हो गया, यहाँ पे 110 हो गया, यहाँ पे 120 हो गया, डॉट 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 220, 240, 260, डॉट 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 320। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो 3 के मल्टीपल्स हैं और फिर 8 के मल्टीपल्स हैं, हमसे ये पूछा है। तो 3 के मल्टीपल्स हैं तो कौन कौन से ऐसे नंबर आ पाएंगे, ऐसे कितने नंबर आ पाएंगे अगर हमको निकालना हो? मतलब 1 से लेके 320 के बीच में, 1 से लेके 320 के अंदर कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 3 के टेबल में जाते हैं, जो 3 के टेबल में जाते हैं, हमसे ये पूछा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे भाई कि 1 से लेके 10 के बीच में 3 6 9 टोटल 3 नंबर है। ऐसे ही 11 से लेके 20 के अंदर देखो तो 11 से लेके 20 तक कितने हो जाएंगे देखो, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, तो फिर से 3 ही हुए। फिर देखो 23 21 24 27 और 30। तो ये देखो कितना हो गया, यहाँ से 4। ऐसे ही फिर तुम निकालोगे किसका, 33 36 39, फिर ये 3 हो गया। तो फिर उसके बाद तुम क्या निकालोगे, 42 42, फिर 45 और फिर 48। ठीक है, तो फिर ऐसे 3 हो गया। और उसके बाद क्या आ जाएगा, 51 50 51 52 53 54 55, नहीं 55 नहीं, उसके बाद कितना आ जाएगा, 51 के बाद कितना आ जाएगा, 54 हो जाएगा ना, फिर 57 हो जाएगा और फिर 60 हो जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। एक पैटर्न देखो, शुरू के दो, उसके बाद शुरू में दो में कितना बनता है, 3, टोटल 6 नंबर आ रहे हैं, मतलब 3 + 3 प्लस फिर यहाँ पे 4 हो जाता है, फिर एक और दो फिर से, मतलब 3 + 3 फिर 4 हो रहा है। तो ये लाइन कितनी बार चलनी है, ये लाइन 32 बार चलेगी ना? अरे 32 बार चलेगी कि नहीं? हाँ 32 बार चलेगी क्या? रुको, कैसे पता चला, देखो 1 से लेके 10 तक, तो 10 × 10 100, तो 100 1 से लेके 100 तक 10 लाइन चलेगी, 100 से 200 तक 10 और लाइन, तो 20 लाइन, फिर 200 से 300 तक फिर 10 लाइन, तो 30 लाइन, और फिर 32, 332 तक जाना है। तो मतलब 300 300 तक हमारी टोटल्स कितनी लाइन चलेंगी, 30 लाइन्स चलेंगी। और 30 लाइन्स चलेगी, और 1 से 10 लाइन्स जो हैं उनमें हमारा आंसर कितना आएगा, 3 + 3 + 4 +3 + 3 + 4 +3 + 3 + 4 प्लस कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 लाइन हो गई इनका एडिशन के, 3 3 6 4 10, 10 11 12 13 14 14 4 18 19 20 21 22 23 24 28 31। तो 10 लाइन में 31 है, ऐसी दूसरी लाइन में भी 31 होगा और तीसरी लाइन में भी 31 होगा। 30 30 60 90 93 हो चुका है। तो अभी तक टोटल 93 ऐसे नंबर्स हैं जो उसमें जाते हैं। तो ये हो गई 300 तक। फिर 310 वाली लाइन आएगी तो उसमें फिर आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, फिर उसमें 3 आ जाएगा। ये देखो 3 है ना, अरे 10 यहाँ तक होता है, फिर 11वें में फिर 3 आएगा, 12वें में फिर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये तीन और फिर 4। देखो 11वें में आ गया, ये 310 वाली लाइन है, 310 में आ गया 3, 320 में आपका हो गया 4, फिर 332 तक जाना है। क्या 332 नंबर है क्या, 336, 332 जाने ही नहीं वाला है। 331 जाएगा क्या, नहीं जाना, तो बस इधर खत्म हो जाएगा। 3 + 4 12 और कर दो, 3 4 नहीं, 3 + 4 7, तो 93 + 7 देखो 100 आ चुका है ना। तो मतलब 100 ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपके किस में जाते हैं, 3 के टेबल में जाते हैं, 1 से 320 के बीच में ऐसे 100 नंबर्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस 360। तो ये निकल गई आपकी प्रोबेबिलिटी जो कि 3 की है। ऐसी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लो 8 की। इसने क्या पूछा था, क्वेश्चन कहाँ गया, बॉक्स कर लें 326। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ टिकट्स कंटेनिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 और 8। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, कंटेनिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 और 8। तो 3 के निकलने की प्रोबेबिलिटी 8 इतनी है 150/360, और ऐसे ही 8 के निकलने की प्रोबेबिलिटी भी आप निकाल सकते हो। और अगर दोनों के निकालने की प्रोबेबिलिटी है
तो फिर आपके नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि वो नंबर 3 के टेबल में भी जाने चाहिए और 8 के टेबल में भी जाने चाहिए। तो 8 के निकालने वाले तो बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि देखो 1 से लेके 10 के बीच में 8 वाला जो नंबर है ये 3 के टेबल में तो जाएगा ही नहीं। 8 के में 16 आता है, 16 जो है 3 के टेबल में नहीं जाता है। 24 आता है, 24 जो है 8 के टेबल में भी जाता है और 3 के टेबल में भी जाता है। उसके बाद क्या है 32, 32 भी नहीं जाएगा। 40 भी नहीं जाएगा। उसके बाद क्या है 56, 8 7 जा 56, 56 भी नहीं जाएगा। फिर क्या 8 8 जा 64, 64 भी नहीं जाएगा। 8 9 जा 72, 72 जाएगा। तो 72 8 की टेबल में जाएगा 30, ऐसे ही 8 8 80, 80 भी नहीं जाएगा। ऐसे ही 11 8 जा 88, 88 भी नहीं जाएगा। 12 8 जा कितना होता है 74, ये भी नहीं जाएगा। 12 9 जा 108, ये चला जाएगा। तो ये 3 के टेबल में भी 8 के टेबल में भी, ऐसे करके 1 2 3, तो ऐसे करके बहुत कम नंबर होंगे जो जाएंगे, समझ गए। और उनको फिर जो भी इतने टोटल नंबर डिवाइड बाई 360 कर देना, आंसर आ जाएगा, समझ गए। हाँ। तो ये वाला क्वेश्चन भी लाइक इसी तरह से किया जा सकता है। अब और कौन सा क्वेश्चन है आगे देखो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, कहाँ लिखा है अगला क्वेश्चन। देर आर 20, अच्छा ए एंड बी इन आर्टिकल The असम। sum of A sum of rupees 60 invested in part in two schemes offering 8%, 12% per annum rate of interest respectively. If these parts are invested for 3 years and after 3 years the interest on first part is one third the interest on second part, then find the part invested in scheme offering 12% per annum rate of interest. क्या ये करवाऊं कि कर लोगे, बोलो करवाऊं कि कर लोगे। नहीं, कर दीजिए। हो जाएगा क्या, होमवर्क दे दूं क्या। हाँ हाँ, मैं ट्राई कर लूंगी। ओके तो चलो ये वाला होमवर्क है, और उसके बाद यहाँ से सारे के सारे होमवर्क ही ले लो। अभी कौन से हाँ। पेज नंबर पे हम लोग 8th पे आ चुके हैं, मतलब 4 अभी भी आज भी कम ही हुए हैं। 8th पे आ चुके हैं, टोटल 17 है, ठीक है। और 9 बाकी। हम्म, ओके कोई नहीं। अब ये सब तो लाइक अभी हमने इसमें कितने कितने मतलब कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कवर कर लिए, लाइक परसेंटेज के क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, इसमें आ चुके हैं, लाइक हमने देख रखे हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चंस हमने इसमें काफी सारे आ चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने काफी सारे डिस्कस कर लिए हैं। फिर हमने और कौन कौन से क्वेश्चंस मतलब कौन कौन से चैप्टर देख लिए हैं, वर्क वाला भी चैप्टर देख लिया, टाइम एंड वर्क का। और फिर हमने पाइप एंड सिस्टम्स के थोड़े कम क्वेश्चंस किए हैं, पाइप एंड सिस्टम्स के, ठीक है, वो भी हम कर लेंगे कवर। और फिर ट्रेन्स के क्वेश्चंस भी हमने लगभग लगभग थोड़े थोड़े देख ही लिए हैं, लाइक 3 4 क्वेश्चन आए थे। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का भी एक दो बेसिक क्वेश्चंस आ चुका है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, मतलब ये सारे क्वेश्चंस अभी तक हमने कवर कर लिए हैं। तो बेसिकली हमने ये बहुत बड़ा पीडीएफ है जिसमें से हमने इतने सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। और कोई ऐसा चैप्टर है क्या जो छोड़ रहा हूँ मैं, प्रॉफिट वर्क टाइम पाइप एंड सिस्टम ट्रेन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, और कोई ऐसा है क्या जो छूट चुका है क्या मुझसे। बताओ जल्दी से बताओ। एचसीएफ एलसीएम भी हमने कवर कर लिया है, एवरेज भी हमने कवर कर लिया है। एवरेज के क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे इस वाले सीरीज के अंदर डाले हैं, और उसके भी हमने काफी सारे क्वेश्चंस लगाए हैं। और कोई क्वेश्चन बचा हुआ है क्या। एचसीएफ एलसीएम एवरेज ये सब हो चुका है, तो ऑलमोस्ट लाइक हमने काफी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बहुत सारा पार्ट जो है लगभग हमने फिनिश कर दिया है, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, और फिर हम लोग लाइक बहुत सारे और भी क्वेश्चंस करेंगे कंटिन्यू। क्वेश्चंस की सीरीज को तो कंटिन्यू रखना ही है, जितने क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी प्रैक्टिस ही होने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू रखेंगे हमारी आगे आने वाली सीरीज में, इसके क्वेश्चंस भी लेंगे और भी दूसरे क्वेश्चंस लेंगे। जैसे ये मिक्स क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही और कुछ क्वेश्चंस लाएंगे जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और उसके अलावा लाइक फिर हम लोग उसको रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग भी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो रीजनिंग बेसिकली रीजनिंग को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हाँ। वाला रीजनिंग ये वाला भी रिसेंट में स्टार्ट होगा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड भी चलता रहेगा साथ में, अब रीजनिंग को भी लेके आना है। तो आज के लिए फिर इतना ही, कितना टाइम हो रहा है 3:50 हो चुका है ना, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। समझ में आया ना सब कुछ। हाँ, समझ में आया। चलो फिर बहुत बढ़िया। आगे के जो भी है होमवर्क कर लेना, लाइक जितने भी हो जाएं। अराउंड कितने कर लोगे, 8th पेज को पूरा कंप्लीट कर लेना, और 9th वाला पेज जो है उसको ट्राई कर लेना, ठीक है। 8th पेज हाँ। को तो कंप्लीट करो, 9th वाले पेज जितने बनते हैं उतने करो, बाकी वो 9th वाला पेज और 10th वाला पेज कल दोनों ही डिस्कस हो जाएगा। 11th वाले पेज को भी कल ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो लाइक थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा।
क्योंकि मैं काफी लाइक डेप्थ में बताता हूँ एक एक क्वेश्चन को कर करके, तो फिर लाइक टाइम इसलिए लग जाता है। तुम अगर पहले से ही थोड़े थोड़े क्वेश्चंस जो हो चुके हैं वो अगर जो बन चुके हैं तुमसे, या जो बन जाएं अगर बन जाते हैं, तो फिर वो क्या है, वो क्वेश्चंस को मुझे इतना डेप्थ में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ। चलो फिर बहुत बढ़िया है, और करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इजी है, इतना हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ इसमें हार्ड बन जाते हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे अच्छा आना चाहिए। अगर आपको कोई भी बैंक एग्जाम में या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आपको बैठना है, तो यही एक ऐसा सब्जेक्ट है। और साथ में बाकी देखो, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी वो सब तो इम्पोर्टेंट होते ही होते हैं, लेकिन ये वाला भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ। चलो, तो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू। मीटिंग को मैं एंड कर देता हूँ।